तो ये गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस आज से हम लोग और एक नया मंगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वाला जो मंगा मैंने एक्सप्लेन किया था उसका फुल एपिसोड एक्सप्लेन है एक यूट्यूब चैनल पर। पता नहीं क्यों आप लोग मुझे उल्लू बना रहे थे, तो खैर वो बात में हम नहीं जाएंगे। तो इस मंगा को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं मंगा की तरफ। और हाँ, ये मंगा सीधा मैं जो कल्टिवेशन रिबोनियन और ड्रैगन बॉडी किया था सेम टू सेम उसी तरह ये भी मनवा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज ये लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहा है। और आप मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो और वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। तो खैर हम लोग, मेरा काम मैं करता रहूंगा, आप लोगों का काम आप लोग करेंगे। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर लिन ग्रुप ऑफ कंपनी का 13 एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन आज हो रहा है। और उसी पार्टी में यिनजू सिटी के बहुत ही सारा पावरफुल लोग यहाँ पर अटेंड किया है। और तभी हम लोग एक लड़के को वहाँ पर बाइक रोकता हुआ देखते हैं और यही हमारा मेन हीरो है। वहीं पर हमारा मेन हीरो कहते हैं कि आज ओल्ड लेडी लिन का बर्थडे है। मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ। तो तभी वहाँ पर बहुत सारा अचानक से कार आ जाता है उस लड़के के पास। तभी उन लग्जरी कार से कुछ बंदर उतरते आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। तो उसके बाद वो सारे के सारे आदमी लोग हमारा मेन हीरो के पास आता है और आते ही उसके सामने झुककर ये कहता है कि मास्टर, आपने जो हम लोगों को गिफ्ट लाने के लिए ऑर्डर दिए थे, हम लोग सारे के सारे यूनिक शॉप को छान कर ये आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। और जब भी वो उन सारे आदमियों के पास मुंह से मतलब मास्टर नाम सुनता है, उसके बाद ही वो उन लोगों को एक जोर का थप्पड़ मारता है और मार के गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को कितनी बार बोला है इडियट, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं रहता है? तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, जब तक तुम लोग मेरे साथ मिलने के लिए आएगो ऐसी लग्जरियस कार लेकर मत आना और पब्लिक के सामने मुझे मास्टर कहकर मत पुकारना। क्या तुम लोगों ने ये नहीं समझते हो? तो उसके बाद वो सारे के सारे आदमी उसके पास झुककर माफी मांगता है। और उसके बाद हमारा मेन हीरो यही कहते हैं कि देखो, ये हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लिन फैमिली मेरा आइडेंटिटी जाने। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कहानी यह से शुरू होता है। तो वहीं पर हम लोग लिन फैमिली की उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि हम लोग इस यूनियन में 30 साल से रह रहे हैं और हम लोगों ने एक चांगचुंग बिल्ड फाउंडेशन किया है। मेरा उत्तराधिकारी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और उनके वंशज ड्रैगन और फिनिक्स है। तो ये है ओल्ड लेडी जून लिन फैमिली। तभी हम लोग हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ पर एंट्री करते हुए दिखते हैं। वहीं पर एक आदमी होता है जो भी लिस्ट बाय लिस्ट ये पढ़ रहा होता है किसने कौन की गिफ्ट दिया है। फिंगाई ग्रुप के जनरल मैनेजर ने ओल्ड लेडी को विशेष दी है और एक गोल्डन पट्टी भेजी है। वन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर वांग फूशांग ने ओल्ड लेडी को बहुत सारे विशेष किए हैं और उसको एक पेयर ऑफ ज्वेलरी और जेड कार्विंग दिया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि लिन फैमिली सॉन इन लॉ जांग जुआन गिफ्ट एक पुराना कटोरा। ये सुनते सभी लोग थोड़ा सा हैरान भी होता है और शौक भी हो जाता है और बाकी सारे लोग यही कह रहा होता है कि क्या वो वही लड़का है जिसने इस लिन फैमिली में एक माह पहले आया था? मैंने सुना था कि पिछले महीने वो लेडी ने पिछले माह उसे घर में भी नहीं आने दिया। तो गाइस हमारा मेन हीरो का नाम है सांग सुआन। आज लिन फैमिली 30 एनिवर्सरी मना रहा है और आज ओल्ड लेडी लिन का बर्थडे है, लेकिन उसे देखो वो एक पुराना कटोरा लेकर आया है। ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि मैं ये क्या कहूँ। मिस्टर लिन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लिन किंग्सवन ने उसकी तरह एक ट्रैश यानी कि कचरे को ऐसा शादी किया है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो गाइस जिसका नाम है लिन किंग्सवन, जो कि है हमारा मेन हीरो सांग जुआन की वाइफ। तो गाइस ये मांगा भी एकदम सुपर सॉन लिन लॉ की तरह है, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, देख लो। तो उसके बाद लिन किंग्सवन कहने लगती है कि हे सांग जुआन, मैंने तुम्हें पैसा दी थी, तुम उस पैसे से एक अच्छा गिफ्ट क्यों निकल ले आई? तभी सांग जुआन कहता है कि ये बर्तन किंग डायनासिटी का बहुत ही ज्यादा पुराना बर्तन है, इसका कीमत 60 मिलियन से भी ज्यादा है। लकीली मुझे ये 1 लाख में मिल गया। और तभी पीछे से लिन फैमिली का लिन स्वान कहते हैं कि 60 मिलियन, अरे यार झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है, क्योंकि ऐसी चीज स्ट्रीट में सिर्फ 20 वन से मिल जाता है आसानी से। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा उल्लू हो, तुम अपना ब्रेन कभी इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। तुम सिर्फ उस चीज पर एक बार नजर डालो जिस गिफ्ट को मैंने ग्रैंडफा को दी है, मतलब ग्रैंडमा को। और तभी हम लोग देखते हैं कि लिन चुआन ने एक जस्पर एवरग्रीन ट्री दिया है और बहुत सारा वॉइसेस दिया है इस लिन फैमिली को। और ये देखकर वो ओल्ड लेडी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सचमुच चुआन की दिमाग बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। उसके बाद वहाँ पर लिन किंग्सवन उसकी ग्रैंडमा के पास चले आते आती कहने लगती है कि ग्रैंडमा, आप झांग जुआन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा सेंसिबल नहीं है, प्लीज आपके उसके ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं आपके लिए एक इमीडिएटली डिसेंट
गिफ्ट तैयार करती हूँ। तो तभी वो लेडी यानी कि ग्रैंडमा कहने लगती है कि नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिन फैमिली को वैसे भी तुम्हारे गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद ग्रैंडमा वहां से लिन चुआन को लेकर चले जाने लगती है और कहने लगती है कि चलो हम लोग चलते हैं लिन चुआन, क्योंकि बैंक यू यानी कि भोज बहुत ही ज्यादा जल्दी शुरू होने वाले हैं और मुझे तुम कंपनी दोगे। और उसके बाद पीछे घूमकर किंग जून से ये कहते हैं कि मेन टेबल ऑलरेडी फुल है, तुम हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं कर सकती हो। तो अभी वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि लिन की डॉटर मेन टेबल पर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उसके पापा तो शराब पीकर अपना खुद का जान ही दे दिया। मुझे पता नहीं कि वो किस बारे में मतलब शादी किया है, वो किस चीज के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया। और इधर किंग जून ये सारे के सारे बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर जंग जून पीछे से उसे देखकर मन ही मन यही सोचने लगता है कि मैं इस लिन फैमिली पे सिर्फ लोग की रहने के लिए मतलब छोटा बन के रहने के लिए यहाँ पर इसीलिए ज्वाइन किया है। मुझे इसके बारे में उतने भी ज्यादा परवाह नहीं था और मैं ये भी सोचा था कि वो भी सेम ही सोचेगी, लेकिन किसे पता था कि वो लिन फैमिली के बारे में इतनी ज्यादा सोचेगी। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर ग्रैंडमा कहने लगती है कि बकवास की तरह बातें मत करो। जो ग्रुप ऑफ कंपनी रिपीटेडली ग्रो कर रहा है वो लोग पहले ही अपना लाइन क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों को छोड़कर आगे की तरफ निकल गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग जैसे जूनियर्स को फैमिली को कैसे सौंप सकती हूँ? तो तभी लिन चुआन कहने लगता है कि ग्रैंडमा आज हमारा फैमिली का फेस्टिवल है, प्लीज आज आप गुस्सा मत होइए। ये सुनते ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं, मुझे अगर कुछ भी हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं और भी ज्यादा दिन तक यहाँ पर बची रहूंगी? तो फिर मैं तुम लोगों को फिर से ये सब पूछती हूँ कि जो ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कौन कोऑपरेट करने के लिए आगे की तरफ आएगा, जो आगे की तरफ आएगा मैं उसे सब कुछ दूंगा जो वो मांगेगा। उसके बाद जब ये सभी लोग शांत रहते हैं तो ये देखकर ग्रैंडमा अकेले कहने लगती है कि तो किसी को भी ओल्ड लेडी के ऑर्डर का रिस्पॉन्स देने का हिम्मत भी नहीं है ना? तो तभी हमारा मेन हीरो जंग जून कहते हैं कि किसने बोला नहीं है, किंग जून उस जो ग्रुप से कोऑपरेशन के लिए बात करेगा। तो अभी हम हमारा मेन हीरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक समय ऐसा था जब उसे हेल का किंग कहा जाता था। अंडरवर्ल्ड के सारे लोग उसकी ऑर्डर्स को मानते थे और उसके हाथ में दुनिया की आधी दौलत थी। और किंग जून से मिलने के बाद मैंने वो दुनिया अपनी छोड़ दी और इस परिवार में कोई भी नहीं है जो उसके आइडेंटिटी के बारे में जानता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन हीरो यानी कि जंग जून यही सोचने लगते कि मैं कभी भी इस फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन उन लोगों की इतना हिम्मत की वो मेरी वाइफ को भूली यानी कि अपमान करने की हिम्मत की है। तो उसके बाद किंग जून कहने लगती कि हे जंग जून तुम ये क्या कह रहे हो? तो तभी जंग जून कहती कि किंग जून देखो, अगर तुम सक्सेस हो जाते हो तो तुम्हें ओल्ड लेडी से अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये सुनते ही किंग जून मन सोचने लगती कि हाँ जंग जून तो सही कह रही है, ग्रैंडमा तो मुझे अपनी यूजलेस डॉटर समझती है, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसके बाद किंग जून ग्रैंडमा से कहते हैं कि ग्रैंडमा मुझे झू ग्रुप ऑफ कंपनी से कोऑपरेशन करने के लिए दीजिए। तभी लिन चुआन उसे रोकते हुए ये कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि सीईओ का झो का सीईओ ऐसे मान जाएगा? लिन किंग अगर तुम वहां पर जाते हो तुम अपने आप को शर्मिंदगी करोगे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि कंपनी कैसे चलाया जाता है? तो उसके बाद ग्रैंडमा कहती कि ओके ठीक है, तो फिर किंग जून नेगोशिएशन को संभाल लेगी। तो ये सुनते लिन चुआन कहती कि ग्रैंडमा ये सही नहीं है। देखिए ग्रैंडमा अभी हम लोगों के पास नेगोशिएशन करने का एक अच्छा मौका है और हम लोग ये मौका नहीं गंवाना चाहते, और वो एक बार झो को ऑफेंड कर दिया था। तभी हमारा मेन हीरो यानी कि जंग जून कहता है कि अगर किंग जून ये नहीं कर पाती है तो मैं लिन फैमिली की प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए राजी हूँ। और ये सुनते लिन चुआन मन ये सोचने लगते ये बेवकूफ ने चारा ले लिया। तो उसके बाद ग्रैंडमा कहने लगती है कि लिन किंग जून क्या तुम अपने हस्बैंड की बात से एग्री करते हो? अगर तुम उस झो से बातचीत करने में नेगोशिएशन करने में फेल हो जाती हो तो तुम इस फैमिली का प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं हो गया। तभी इधर जंग जून कहने लगते कि एग्री कर दो, और इधर किंग जून कहने लगते कि जंग जून ऐसे नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। तभी इधर ग्रैंडमा कह देती है कि देखो किंग जून जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड ने एग्री कर लिया है तो तुम्हें मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि तुम नेगोशिएशन के लिए अपना भेज दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे ये काम नहीं करे तो तुम इसलिए मुझे मत दोष देना। और ये सुनते जंग जून जब आगे की तरफ जाने लगते हैं तभी किंग जून उसे रोकने लगती है और कहने लगती है हे जंग जून तुम ये क्या कर रही हो? तो उसके बाद जंग जून उस ग्रैंडमा के पास जाकर कहता है कि वो लेडी आप सिर्फ इंतजार कीजिए और देखिए। और उसके बाद किंग हान को लेकर कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। पता नहीं गाइस इसका नाम एक बार किंग जून कहता है, एक बार किंग हान, पता नहीं क्या नाम है, तो फिलहाल मैं किंग जून ही कहूंगा क्योंकि किंग हान किंग जून एक बार कंफ्यूजिंग है। और तभी वो लोगों को जाता हुआ देखकर बाकी सारे लोग कहने लगते कि हे इन सारे आदमियों को देखो ये लोग पागल है, किंग जून के फेलियर के कारण यही आदमी है, तुम झू के साथ कोऑपरेशन करोगे, इम्पॉसिबल। और इधर ग्रैंडमा मनी मन यही सोच रही थी कि ये जंग जून के साथ क्या हुआ है, मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं है। तब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहां पर एक आदमी आ जाता है। आते कहते कि अरे बाप रे मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। तो गाइस ये ओल्ड आदमी है गू लाओ। तभी ग्रैंडमा उसे देखते कहने लगती कि ब्रदर गू आप यहाँ पर अचानक से क्यों? और तभी उस
उस ओल्ड आदमी यानी कि घू लाओ का नजर उस पॉट की तरफ देखता है। देखते वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो ग्रैंडमा कहने लगते कि क्या हुआ, ये किंग राजवंश का एक प्रामाणिक पॉट है। तो तभी ये देखते ग्रैंडमा कहने लगते कि ब्रदर गू, मुझे लगता है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ पर एक बच्चे ने लिया है जिसने गलती के करके यहाँ पर लाया है ये चीज। ये सुनते घू लाओ कहते कि बकवास का वर्ड सिस्टर जाओ, क्या आप मेरी प्राचीन चीजों के बारे में नॉलेज की अपमान कर रहे हैं। सभी लोगों ने जो आपको उपहार यानी कि प्रेजेंट दिया है उसके सामने ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हमारा मेन हीरो को देखते हैं कि एक जगह पर बैठकर कुछ खरीद रहा होता है। वहीं पर एक आदमी आ जाता है। आते ही कहते कि बॉस, मिस अन्ना द इंपीरियल प्रिंसेस ऑफ द एशियन किंगडम आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी प्लेन जल्दी इंचू पे आने वाली है। झांगझोन कहते कि देखो मैं अभी शादीशुदा हूँ, तो मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, और वैसे मेरी वाइफ जो ग्रुप ऑफ कंपनी पे कॉर्पोरेशन के लिए जा रही है और वहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए किसी को अरेंज करो। तो ये सुनकर वो आदमी कहते कि यस बॉस, और उसके बाद वो अपना स्कूटी पर बैठ जाता है और कहते कि ओके ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ और बेहतर होगा कि हम दोबारा ऐसा ना मिले, मैं अपना आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। और उसके बाद हांगजुंग जब वहाँ से चले जाने लगते हैं तभी इधर ये आदमी सोचने लगती है कि अभी लाइन बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, भाभी के लिए ये सब कुछ करना क्या अभी ठीक है। तो ये सुनते हांगजुंग कहते कि देखो तुम लोग ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो मेरी वर्ल्ड है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं उसके लिए नहीं कर दूंगा। और उसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि मैं और मेरे माँ पहले रास्ते पर रहता था। 5 साल की उम्र में वो बहुत ज्यादा सर्दी में मुझे और मेरी माँ को सरवाइव करने के लिए मदद की थी। मेरी 7 साल की उम्र में मैं जब एक बार जहर पिया था तो तब ने मुझे लिन चैरिटी ने बचा लिया था। और उसके बाद 10 साल की उम्र में मैं लिन फैमिली चैरिटी स्कूल पर गया था और मेरी माँ को भी वहाँ पर एक क्लीनर की जॉब मिल गई थी। लेकिन मेरा 14 साल की उम्र में मेरा माँ को एक डेंजरस ट्यूमर का पता चला, और ताकि मुझे इस मुश्किल से गुजरना ना पड़े इसलिए मेरा माँ ने 10वीं मंजिल से कूद किया और उन्होंने अपनी नोट पर लिन फैमिली को रिप्लाई देने के लिए यानी कि भुगतान करने के लिए मुझे कहा था। और किसी दिन मुझे पता चला कि किंग जून की खाने में किसी ने जहर मिला दिया था और इसलिए मैं उसे हर दिन मेडिसिन का सूप पिलाता था। और एक दिन वो किंग हान को जब सूप देने के लिए जा रहा था तभी किंग हान की अचानक से सर घूम जाता है और उसके बाद झांगसुन उसे पकड़ता है और पकड़ कर कहता है कि किंग हान तुमने पूरी रात सोई नहीं है, रेस्ट लेने के बाद चौंक चले जाना। तो किंग जून भी कहते कि मैं फाइन हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन झांगसुन मानता नहीं है और झांगसुन कहता है कि देखो किंग हान, अभी तुम ड्राइव करोगे ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, पहले तुम ये सूप पी लो, मैं तुम्हें बाद में बाइक पर लेकर जाऊंगी एकदम सही टाइम पर। तो किंग जून भी मान जाती है और वो सूप पी लेती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और झांगसुन उसे लेकर उस ऑफिस पर ले चले आता है। और जब वो किंग जून को स्वीटी कहकर पुकारता है तो तभी वो देखता है कि वो उसकी पीठ में सुई हुई है। और फिर वो मनी मन यही सोच लेती कि ये लड़की लेगोनिएशन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। और किंग जून अचानक से जाग जाती है, जागने के साथ साथ वो उठने के साथ साथ सोचने लगती है कि क्या मैं उसकी पीठ पर ऐसी सो गई। इसके बाद वो साइकिल से उतार जाती है और कहती है कि यहीं पर रुको, मैं मेरे लिए इंतजार करो। और इधर झांगसुन मनी मन यही सोच लेती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले से सब कुछ अरेंज कर रखा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया जाए जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किंग जून रोते रोते बाहर आने लगती है। ये देखते ही झांगसुन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते कि किंग हान क्या हुआ है। और तभी किंग जून कहने लगते कि झांगसुन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ग्रैंडमा को प्रॉमिस किया था, अदरवाइज कोई मुझे ऐसा गलत नहीं कह सकती है। और ये देखने के साथ साथ झांगसुन मन मन यही सोच लगते कि अंदर अभी अभी क्या हुआ, किसका इतना हिम्मत कि मेरी वाइफ को पोक किया है, क्या सब कुछ पहले से एडवांस में अरेंजमेंट नहीं किया गया था। और उसके बाद वो किसी को फोन कर ये बताता है उस आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढो जिस आदमी ने मेरी वाइफ को पोक करने की हिम्मत की है, मैं उसके नाम को चाहता हूँ। तभी वो आदमी कहते कि बॉस मुझे पता चला कि जो ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजर नेगोशिएशन के नाम पर भाभी को धमकी दी है और उसका नाम है झांगजू, उसने भाभी को जो बिल्डिंग पर अकेले रात में जाने के लिए कहा है। और ये सुनते झांगजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मनी मन यही कहने लगते है कि ये झांगजू कौन है, किसका इतना हिम्मत हुआ कि मेरे वाइफ को पोक किया है, तू आज मरने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग झांगजू को देखते हैं जो वहाँ पर कहने लगता है कि लिंग किंग जून ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। और फिर वो उस कंप्यूटर के सामने देखता हुआ यही कहने लगते कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है मेरे साथ एक नाइट सोने के अलावा। और उसके बाद वो मनी मन यही सोचने लगते कि उसके वापस आने का अभी भी यार मतलब टाइम है। और तभी अचानक से उसके दरवाजा कोई लात मारकर तोड़ता है और ये देखते वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके जो चाय पी रहा होता है वो अपने शरीर में मतलब गिर जाता है। तभी वो चिल्ला कर कहने लगती कि हे तू कौन है, तेरा इतना हिम्मत कि तू यहाँ पर आके ऐसा एक्ट कर रहा है। तभी हम लोग वहाँ पर झांगजू को देखते हैं। झांगजू कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जो तुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। और तभी झांगजू एकदम दौड़ के जाके उसके बाल को पकड़ के सीधा टेबल पर उसके सर को पटक देता है और पटकने के साथ साथ एक थप्पड़ से नीचे गिरा देता है और सीधा जाके वॉल पर टक्कर
रखा जाता है और उसके भाई पैंट भी खुल जाता है। और उसके बाद झाओ जू कहने लगती है कि हे तू क्या जानता है कि मैं कौन हूँ। तो उसके बाद झांग वन कहता है कि क्या कहा तूने, मैं इतनी शोर में तेरा बात नहीं सुन पाया। और तभी वो एक मुक्के से उस टेबल को तोड़ देता है और ये देखकर वो मन ही मन सोच लगता है कि अरे बाप रे, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो इसी स्ट्रांग मतलब ये पावर लेकर मेरा मुंह पे पंच मारता है तो क्या होगा। और उसके बाद वो कहने लगते है कि प्लीज ब्रदर मुझे आप बताइए कि आपको क्या चाहता है, मतलब आप क्या चाहते हैं। तो उसके बाद झांग वन कहते कि मैं तुझे 2 ऑप्शन दूंगा, या तो तू ये प्रॉमिस करेगा कि तू किंग जून के साथ कोऑपरेट करेगा या तो तू मरेगा। तो उस बाद उसे लगता है कि लायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने इसे भेजा है उसे मारने के लिए। तो फिर वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर मतलब यहाँ से मारने के बाद तू सेफ रहेगा, और लायंस ने तुझे जो पैसा दिया है क्या वो तेरे जिंदगी के लिए काफी है। तो ये सुनते झांग वन कहते कि हाँ, और सेकंड कंडीशन ये था कि तेरा सो कॉल्ड झू ग्रुप ऑफ कंपनी को डिस्ट्रॉय करना। तो तभी ये सुनते झूशू कहते कि हे लड़का क्या तू सपना देख रहा है, मानता हूँ कि तेरा मतलब फिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो लोग इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। और तभी इधर झांग वन का फोन बजने लगते है तो भी वो इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा सामने की तरफ जाकर ये कहने लगते है कि हे देखो, अगर मैं तुम्हें 50 सेकंड या कहने की 50 सेकंड के अंदर कांटेक्ट नहीं करता हूँ तो तुम जू ग्रुप ऑफ कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देना, एकदम जमीन पर गिरा देना, ठीक है। तो फिर मैं फोन रखता हूँ। और उसके बाद समय बीतता जाता है और वो जोंग सू कहने लगता है कि ये आदमी सिर्फ मजाक कर रहा है और अपना बड़ा आदमी बनने का बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, तू सिर्फ इंतजार कर, मैं तुझे मार डालूंगा। और इधर 18 सिर्फ रहता है, मतलब 18 सेकंड रहता है। उसके बाद ऐसा करते करते सिर्फ 5 सेकंड रहता है। तो झाओ जू कहने लगता है कि सिर्फ 5 सेकंड है और उसके बाद समय खत्म हो जाता है। तो वो झाओ जू कहने लगती है कि हे लड़का, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू ये कैसे करता है, तू कितनी ज्यादा कैपेबल है। तभी वो जब वो अपने इंतजार करने लगता है अचानक से उसका फोन बजने लगता है। तभी वो फोन पकड़ते फोन के उस साइड से कहता है कि मिस्टर झाओ ये अच्छा नहीं है, हमारा कंपनी का स्टॉक एक मिस्टीरियस कस्टमर के द्वारा सप्रेस कर दिया जा रहा है, हम लोग हर सेकंड $1 मिलियन का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि लॉस कर रहे हैं। और ये सुनते ही झाओ का बहुत ज्यादा पसीना छूटने लगता है और फिर से वो आदमी कहता है कि हमारे सर्वर पर बहुत सारे हैकर्स हमला कर रहा है, हम लोग हेल्पलेस हैं। तभी उसको अचानक और एक फोन बजता है। फोन पकड़ते वो उसका पापा कहने लगते कि स्टूपिड सॉन, क्या हो रहा है ये सब कुछ, मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझे यहाँ पर से भागने के लिए कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि तुमने किसी एक को उकसाया है जिसको उकसाना नहीं चाहिए था। और तभी इधर झांग जुआन को कहने लगती कि ये सब कुछ तूने किया है। तो तभी झांग जुआन कहने लगते कि मैंने तुझे इससे पहले चांस दिया था, तो अभी इसके बारे में तू क्या कहना चाहता है। तो तभी वो मान जाता है और उसके सामने घुटने के बल ये कहता है कि मैं एग्री करता हूँ, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। तो उसके बाद झांग जुआन कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल जाकर लिन किंग जून से ये कहो कि तुम गलत थे और कंपनसेशन के रूप में उसे तुम कुछ दोगे और ये अमाउंट छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वहीं पर हम लोग इंजू सेंटर को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर लिन किंग जून ये पूछते हैं कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो तभी वहाँ पर लिन जून कहने लगता है कि देखो लिन किंग जून, तुम ये मत सोचो कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जू ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो लोग हम लोगों के साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से है। तो तभी इधर किंग जून सफाई देने लगती, मतलब सफाई देने की कोशिश करते थे। तभी वहाँ पर जू फैमिली चले आता है। तभी किंग जून उन लोगों को देखते मन मन यही सोच रही थी कि व्हाट, जू फैमिली यहाँ पर क्यों आए, वही पर जू और जुई पिंग भी आया है। और तभी ग्रैंडमा और लिन चोन इन दोनों को देखकर ये कहने लगती कि चेयरमैन जू पिंग भी यहाँ पर है। और तभी अचानक से चेयरमैन पिंग जू को एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि अभी क्या अभी घुटने के बल बैठ जा। और उसके बाद वो बैठकर माफी मांगना लगता है और कहने लगती कि मिस लिंग, मैंने आपको ऑफेंड किया है इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं जस्ट एक मूर्ख हूँ, मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सारे के सारे लैंड की ओनरशिप देती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों को ये लैंड वापस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यही होप करता हूँ कि आप अगले नेगोशिएशन में कुछ भी डिस्कस्टिंग नहीं करेंगे मेरे साथ, प्लीज मेरी माफी को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो उस आदमी को संदेह हो सकते कि मैंने आपको सिंसियरली इनफ कुछ नहीं दिया है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा प्लीज। तो ये सुनते किंग जून मन यही सोचने लगती कि कौन मुझे मदद कर रही है, चलो इसके बारे में भूल जाओ, अभी बस मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ और जब वो पर्सन मिल जाएगी तो मैं उसे ये लेटर दे दूंगी। उसके बाद वो कहती कि मैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। और उसके बाद सांगजू ये कहने लगता है कि थैंक यू मिस लिन, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद चेयरमैन पिंग भी कहता है कि मिस लिंग सॉरी आपकी कीमती समय लेने के लिए, हम लोग दोबारा आपको फ्यूचर में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तभी इधर ग्रैंडमा कहने लगती कि ये कौन आदमी है जो ये किया है। और उसके बाद ग्रैंडमा हंसने लगती है और मन ही मन यही कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि किंग जून के 5 कुछ ऐसा चीज है जो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और उसके बाद ग्रैंडमा ये अनाउंस कर देती कि अभी से इस ग्रुप में को मैनेज करेगी लिंग किंग जून। उसके बाद ग्रैंडमा किंग जून को पकड़कर ये कहने लगती कि किंग जून तुमने कल जो मुझे प्रॉमिस किया था वो तुमने निभाया, अच्छा काम किया है मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कुछ भी कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पर आ जाना क्योंकि तुम मेरे घर पर यहाँ पर
रहते हैं। उसके बाद किंग सून भी कहने लगती है कि थैंक यू ग्रैंडमा, और उसके बाद ग्रैंडमा सभी लोगों को कहने लगती है कि अभी सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद ग्रैंडमा और जब लिन सुन बाहर आता है तो लिन सुन कहता है कि ग्रैंडमा मुझे नहीं लगता है कि लिन किंग सून से इसका कोई भी लेना देना है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो फैमिली ने उस झो जू के लिए किया है। जांग चू बहुत समय से लिन किंग सून से मतलब पसंद करती है और झू फैमिली भी उसे इसमें सहमत देता है। तो तभी ये सुनते ग्रैंडमा कहने लगती है लेकिन वो पहले से मैरिड है। तो तभी इधर लिन जुआन हंसकर कहने लगते हैं कि ग्रैंडफा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट आप किंग सून से उस बेकार सा हस्बैंड के साथ डिवोर्स देने के लिए कहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर किंग सून को देखते हैं तो किंग सून मन ही मन यही सोचने लगती कि मुझे नहीं पता है कि पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं पहले से ही शादी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअली क्यों मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया है यहाँ पर। वहीं पर झांगवान भी होता है तो वो झांगवान को देखकर यही सोचने लगते कि मुझे पता है कि झांग चू का कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा झांग जुआन की कैरेक्टर है। और इधर झांगवान उससे की वाइफ को देखकर यही सोचने लगती कि वो मेरे हाथ को पकड़ कर रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि मैं भी उसे पकड़ सकता हूँ। और तभी वो उसकी बैग को पीछे से टाइटली पकड़ते हैं और तभी इधर झांग जून कहने लगती कि हे अपनी हाथ हटाओ, देखो जब हम लोग अंदर होंगे तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करोगे, ठीक है? मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रही थी, ओके, और इससे अलावा और कुछ भी नहीं। तो तभी झांगवान कहती कि ये मिनट मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा। तो उसके बाद वो दोनों अंदर आके दोनों ही कहते हैं कि डैड। तो तभी इधर उसका पापा कहते हैं कि जियाओ जांग, देखो ये है जांग चू और तुम दोनों सेम ही एज के हो। तो तभी इधर जांग सू कहते हैं कि किंग जून क्या ये तुम्हारा पार्टनर है? क्या वो सचमुच तुम्हारा पसंद को जानता है? और तभी इधर एक लड़की उसके पापा को कहने लगती है कि आप ऐसे एक इडियट को आपकी बेटी के शादी के लिए कैसे चुन सकते हैं? उससे तो कहीं गुना ज्यादा बेहतर है ये चू। तो तभी इधर किंग जू कहने लगती कि ये मेरी डिसाइड है कि मैं किससे शादी करूँ, यहाँ पर बाहर के किसी लोग को पॉइंट आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर और एक व्यक्ति होता है जो जिसका नाम है लिन जियानू। तो लिन जियानू कहता है कि चलो हम लोग सबसे पहले खाना ऑर्डर कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे वेटर। और उसके बाद वो एक मेन्यू दिखाकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर सब कुछ है जो तुम ऑर्डर करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है मील के लिए। और इधर झांग चू मनी मन यही सोचने लगते है कि ये लड़का मतलब समझ नहीं पाएगा ये फॉरेन लैंग्वेज, मैं भी देखूंगा कि वो अपने आप को कैसे शर्मिंदा करता है। तो उसके बाद जंगवन उस वेटर को ये कहता है कि ये फैटी लिवर और वेगुटी एंड दिस। और ये सुनते झाओ चू बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहते कि इडियट ये है फॉय ग्रास, तू ऐसा दिखावा मत कर कि तू वो फॉरेनर्स लैंग्वेज को समझता है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू कौन सा गंदा खाना ऑर्डर किया। और ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद वेटर जब वहाँ पर कुछ फ्रूट लेकर आता है तो ये देखकर झाओ चू कहने लगता है कि तेरे को कोई भी कॉमन सेंस भी नहीं है, मील के बाद हमेशा फूड ऑर्डर किया जाता है, तुम्हारे जैसे लड़का जो फ्रेंड्स की किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी इधर किंग जून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह से चिल्लाकर कोई भी जरूरत नहीं है, तू जानता नहीं है कि ये कैसे खाना चाहिए, तू गरीब है लेकिन तेरा इमेजिनेशन एक रिच की तरह है। और तभी इधर जंगवन इशारा करके पीछे की तरफ दिखाकर कहता है कि देख उधर। और तभी इधर वो देखते हैं कि एक फॉरेनर्स लोग उसी तरह से खाता है ठीक जैसे जंगवन खाता है। और ये देखते उसका आंखें फटी की फटी रह जाता है। और उसके बाद जंगवन कहते हैं कि अभी सोचो कि कौन इडियट हुआ, ये खाना कोई ऐसा खाना नहीं है जो मील के बाद खाना जा सकता है जो किसी ने सजेस्ट किया है। और उसके बाद वो किंग जून से कहने लगते हैं कि स्वीटी क्या आप इसे ट्राई करोगे? तो उसके बाद किंग जून उसे जब खाती है तो खाने के साथ साथ कहने लगते ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी है। और उसके बाद किंग जून मनी मन यही सोचने लगती कि झांगवन सचमुच फ्रेंच खाने को समझता है। और इधर मनी मन झांगचू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और उसके बाद किंग जून की पापा वहां से उठ जाता है और कहते कि चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। और इधर किंग जून बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और कहने लगती है कि झांगवन क्या तुम ये जानबूझकर किया है ना? तो तभी झांगवन भी हंसकर कहने लगती है हाँ ये ग्रेट परफॉर्मेंस है ना। उसके बाद किंग जून उसे पूछने लगती है कि तुमने ये कब सीखा, तुमने मुझे तो इसके बारे में कभी भी नहीं कहा था। तभी झांगवन कहते हैं कि मैं कभी भी इंटेंशनली इसे स्टार्ट नहीं किया है, मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट पे काम किया करता था इसीलिए। ये सुनते किंग जून कहने लगती है कि तो फिर तुम हमारी कंपनी में काम नहीं क्यों नहीं करते हो? हम लोग तुम्हारी टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम हमारी कंपनी के पब्लिक रिलेशनशिप विंग पे कंपनी पे रह सकते हो। और ये सुनती किंग जगह ये कहने लगती मेरे लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी हस्बैंड बनकर रहना चाहता हूँ। और उसके बाद वो मनी मन यही सोचने लगते है कि किसी काम पे जाने के बजाय घर पे बैठकर चिकन सूप बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, मजेदार है, मैं एक फोन कॉल से मैं अपने जरूरतमंद पैसा मंगा सकता हूँ। तभी ये सुनती किंग जून बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि जंगवन तुम एक ग्रोथ मैन हो, तुम काम पर क्यों नहीं जाना चाहते हो, अपने घर पे बैठकर टाइम वेस्ट क्यों करो, मैं और तुम्हें क्या बताऊं। तभी इधर जंगवन कहने लगती कि हे वाइफ गुस्सा मत हो प्लीज, मैं नहीं जा सकता हूँ। और तभी इधर किंग जून कहने लगी तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमने नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, वहीं पर जंगवन सोचने लगती कि वो जीत गई है, मैं एक ऐसी कंपनी पर ज्वाइन की हूँ जिसकी मंथली सैलरी है 2000। और तभी वहां पर
पर मतलब लड़की आने लगती है। वो लड़की आते कहती है कि क्या आप जैसे कचरे का नाम मतलब क्या आपके नाम ही झांगवान है? तो इस लड़की की नाम है फेंगी। उसके बाद वो लड़की फिर से कहने लगती है कि तुम्हें निकम्मा कहना तुम्हारे एक्सीलेंट के बराबर है। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंग जून के लिए डिजर्व करते हो? तुम्हें यहाँ पर काम पर देखकर मेरी भूख ही मिट गई। तो उसके बाद झांगवान वहां से उठ जाता है और कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि तुम किंग जून के दोस्त हो तो मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है, मैं ऐसे छोड़ दूंगा। तो तुम्हें फेंगी कहने लगती है कि हे, ये मत सोचो कि तुम किंग जून के हस्बैंड हो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि अगर तुम यहाँ से ठीक ठाक से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से खींचकर बाहर निकाल दूंगी और इसके लिए किंग जून की बहुत ही ज्यादा अपमान होगी। तो तभी झांगवान कहने लगी थी कि देखो, मैं तुम्हें ये फिर से कहूंगा कि किंग हान को लेकर मुझे धमकाओ मत। तो तभी फिंगी कहने लगती कि ये कंपनी के अंदर है, तुम क्या करने जा रहे हो? और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। आदमी आते ही कहते कि हे झांगवान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये आदमी है हो कियांग। तभी वो आदमी कहने लगते कि प्रेसिडेंट फेंग, क्या आप ठीक है? मैं इमीडिएटली किसी को बुलाकर इस बॉय को यानी कि लड़के को बाहर फेंकने के लिए कहता हूँ। तो उसके बाद फेंगी कहने लगती कि देखो, ये अभी हमारे साथ ही यहाँ पर काम करेगा तो तुम उसे सिखा दो कि यहाँ पर अच्छे से कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद वो दोनों थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर वो आदमी कहते हैं कि ये लिन फैमिली का सबसे बेकार सोने लॉ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके अच्छे से देखभाल करूंगा। उसके बाद झांगवान को वो एक खता देता है। खता देकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, शेंग लोगों के जो पैसा उधार है हमारे पास से वो उठा कर लाओ। उसके बाद झांगवान कहते कि ओके ठीक है, मुझे एड्रेस दीजिए और ज्यादा जाने आने के लिए कुछ पैसा। ये सुनते वो आदमी गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने काम के पहले दिन में पैसा मांग रहे हो। तो ये सुनते झांगवान वो खाते को टेबल पर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और ये सुनते वो उस आदमी का और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद झांगवान किसी को फोन लगाता है और क्या लगा क्या कहता है कि मैं अपनी वाइफ के कंपनी पर हूँ, शिंगलोंग के पास कुछ पैसा उधार है, उसके पास से इमीडिएटली वो पैसा लेकर आओ। ये सुनते वो आदमी कहने लगते हैं कि तुमने शिंगलोंग को फोन करके ये बताया कि वो पैसा यहाँ पर लेकर आए, तुम अपने आप को क्या समझते हो? झांगवान कहते हैं कि क्या तुम थोड़ा सा जल्दी में हो, सिर्फ इंतजार करो और देखो, मैं भी देखूंगा कि शिंगलोंग पैसा भेजता है या नहीं। अगर नहीं भेजता है तो मैं तेरा चेहरे के साथ खेलूंगा। अगर ये इतना ज्यादा आसान होता तो हम लोग ये कब का नहीं कर देते हैं। तो तभी वहां पर और एक लड़का आ जाता है। आते ही कहता है कि हे झांगवान, तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, कौन शिंगलोंग के बारे में नहीं जानता है, इस इजू में कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी नहीं करता है। और तभी इधर झांगवान ये सब कुछ बातें सुनकर काम डाउन शुरू कर देता है कि 3, 2, 1 और तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तभी वहां से कोई एक आदमी कहते कि हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हम लोग वहां पर एक आदमी को देखते हैं और उसके बाद ये आदमी उन लोगों को धक्का देकर कहने लगती कि प्लीज एक्सक्यूज मी, झांगवान कहाँ है? उसके बाद वो मैनेजर दिखा देता है कि ये रहा झांगवान। और फिर वो मैनेजर मन ही यही सोचने लगता है कि शिंगलोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर आया है और ये देखते है कि ये झांगवान कैसे लोगों को हैंडल करता है। उसके बाद वो आदमी सीधा झांगवान के पास जाकर कहते कि क्या तुम वही पर्सन हो जो शिंगलोंग से पैसा मांगे हो? तो तभी झांगवान कहते कि हाँ, ये मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम है? और तभी वो आदमी उनके सारे लोगों को कहता है कि ब्रदर, ये लड़का ही है वो। इधर ये मैनेजर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और सोचने लगता है कि ये लड़का, ये इडियट लड़का अभी गया। और तभी अचानक से वो सभी के सभी लोग उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है और कहने लगते हैं कि लॉर्ड झांग, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग से अपना जीवन यानी कि बचने के लिए कमा रहे हैं। और उसके बाद वो लोग उसको पैसा देने लगता है और कहते हैं कि मास्टर झांग, ये है 100 मिलियन एकदम इंटरेस्ट के साथ। और उसके बाद वो आदमी उसे वो चेक दे देता है। तो उसके बाद झांगवान उस मैनेजर को कहता है कि आज का मेरा काम खत्म हो गया। और ये देखते वो मैनेजर भी बहुत ज्यादा शौक रहता है और यही सोच लगती है कि वो सचमुच वो पैसा ले लिया, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद वो शिंगलोंग के आदमी लोग कहने लगते हैं कि मास्टर झिंग, क्या आप हम लोगों को अभी जाने दे सकते हैं? तो झांग भी कहते हैं कि ओके ठीक है, तुम लोग अभी जा सकते हो। और उसके बाद ये सुनते वो लोग दुम दगा पे वहां से भागने की कोशिश कर मतलब भाग जाता है भाई साहब। इधर वो मैनेजर मतलब उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ही मन ही मन सोच लगते कि इस आदमी ने पहले दिन ही मेरा चेहरा खराब कर दिया है, मैं इसे यहाँ पर इसको काम नहीं करने दे सकता हूँ। और उसके बाद वो मैनेजर उन सभी लोगों को ये कहने लगता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ, मतलब वो व्यक्ति हूँ जो पर्सनली शिंगलोंग की खाते को क्लोज किया है, अंडरस्टैंड? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, झांगवान को एक कंपनी पर दिखाया जाता है। वहीं पर एक लड़का आकर कहता है कि झांगवान, तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये आज का तुम्हारा कंपनी का कमीशन है, इसे ले लो और यहाँ से निकल जाओ। तभी ये सुनते झांग कहते हैं कि मुझे इस जॉब का इतना भी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम लोग तुम्हारे बॉस को ये एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम लोग श्योर हो? तो उसके बाद वो लड़का कहने की कौन नहीं जानता है कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, इस कंपनी पे हर एक आदमी जानता है, अगर तुम्हें मैं बाहर निकल भी देता हूँ तो भी मेरा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद झांग मन मन यही सोचने लगते कि इस कंपनी पे ऐसा एक भी स्टाफ नहीं है जिसके ऊपर किंग हान विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं आफ्टरनून के टाइम। झांग जब रास्ते से जा रहा होता है तभी वो कार पे वो इंगफी को एक लड़के के साथ देखते हैं अचानक से। और ये देखने के साथ साथ झांग मन मन यही सोचने लगते क्या वो वही लड़की है ना जो रेस्टोरेंट में मेरे ऊपर चिल्लाई थी फेंगी। तभी वो ये सोचते वहां से
दौड़ने लगता है सब कुछ फेंक कर और यही सोच लेती है कि वो किंग हन के एकदम बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता हूँ, नहीं तो किंग हन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेट विला को दिखाया जाता है। वहीं पर यिंगफी को कहने लगती है कि हॉट, बहुत ही ज्यादा हॉट। वहीं पर एक लड़के यिंगफी ऊपर के उठ में और कहने लगता है कि क्या सब कुछ रेडी है। तभी वहां पर एक कैमरामैन भी होता है, तो वो कहते हैं कि डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मार्केट में सबसे ज्यादा बेस्ट कैमरा है, सब कुछ क्लियर है। इस लड़के का नाम है चेन जून। तो वो चेन जून कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और तभी अचानक से उस कैमरामैन को कोई एक जोर का लात मारता है और लात मारने के साथ साथ वो कैमरामैन उस लड़के के सामने आकर गिरता है। तभी इधर वो चेन जून जांग को देखते कहने लगती कि हे मुझे छोड़ दो, तुम जैसा सोचे हुए ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम लोग एक डील करते हैं। और ये सुनते जांग उसे एक जोर का मुक्का करता है, मुक्का मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रख। उसके बाद वो अपना क्लोथ्स यानी कि कपड़े को खोलकर फिंगी के शरीर के ऊपर रख देता है और इधर फिंगी कहने लगती कि हॉट, बहुत ही ज्यादा हॉट। और उसके बाद जांग अपने रुमाल की मदद से उसके पोंछने की कोशिश करता है और तभी फिंगी कहने लगती कि मैं बहुत ज्यादा हॉट महसूस कर रही हूँ। और तभी जांग उसे एक धक्का मारता है। धक्का मारने के साथ साथ यही कहने लगता है कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है, मुझे इससे किंग जून के पास ले जाना होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, 20 मिनट के बाद हमें लीन फैमिली विला को दिखाया जाता है। उसके बाद वो उसे वहां पर बेड पर लाकर सुला देता है और यही मन में सोच लेते हैं कि फॉर्चुनेटली मैं उसे विंडो से लेकर आया, नीचे बहुत सारे लोग थे, मुझे एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा और किंग जून के इसके बारे में बताना होगा। और इधर फिंगी कहने लगती कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग लीन फैमिली के सभी मेंबर को एक साथ देखते हैं। वहीं पर एक लड़की कहने लगती है कि यहाँ पर इतना डिस्कस करने की क्या बात है, किंग जून को उसे डिवोर्स देने के लिए कहो और जिंग चू से शादी करने के लिए कहो। तो तभी इधर ये सुनते किंग जून कहने लगती कि आप इस तरह से बात कैसे कह सकती हैं, क्योंकि जांग हुआन अभी आगे की पहले की तरह नहीं है, वो अभी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है और काम कर रहा है। ये सुनते इधर लिन चुन हंसने लगता है और कहते हैं कि वो एक दिन भिखारी की तरह भीख मांगेगा और खाने के लिए है। और इधर किंग जून इन लोगों की बात सुनकर मनी मन यही सोचने लगती है कि क्या सांगवान भी इन लोगों की बात से एक दी हो गया। तो तभी इधर ग्रैंड माँ भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि हे गाइस, तुम लोग ये बंद करो, मुझे ट्रूथ यानी कि सच बताओ। उसके बाद ग्रैंड माँ किंग जून से पूछती है कि देखो किंग जून, तुम केयरफुली सोचो और मुझे बताओ, क्योंकि तुम हमारे किंग फैमिली की मतलब लीन फैमिली की फ्यूचर हो। देखो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास झांग हुआन के लिए सचमुच कोई फीलिंग नहीं है ना। तो तभी किंग जून झांग हुआन और उसके बारे में कुछ बताने वाले होते हैं, तो तभी इधर कोई कहने लगते हैं झांग हुआन यू बास्टर्ड। और तभी वो लोग जब पीछे की तरफ देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यिंगफी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और यिंगफी कहने लगते हैं कि झांग हुआन, तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तभी पीछे से झांग हुआन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक रहती है। तो तभी किंग जून उसके पास जाकर कहने लगते हैं कि हे फेंगी, क्या हुआ है। तभी फेंगी कहने लगती है कि मैं अपनी गैरेज पर आज बेहोश हो गई थी और जब मैं उठी तो देखी वो वहाँ पर है। और ये सुनते सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ कहने लगती कि फेंगी, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है। तभी फेंगी कहने लगती कि ग्रैंड माँ, मैं इस तरह के जोक क्यों करूंगी। और ये सुनते किंग जून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है झांग हुआन तू एक जानवर है। और ये कहते ही झांग हुआन को एक जोर का थप्पड़ मारता है। और तभी इधर झांग हुआन कहने लगते है कि किंग जून, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो। तभी इधर लिन चेन भी कहने लगते है कि यू कचरा, तू कचरा है, तू हमारा लिन फैमिली को बदनाम कर रहा है, मैं आज तुझे यंग फे के लिए मार ही डालूंगा। और ये कहती वो जब झांग को थप्पड़ मारने के लिए आता है तो तभी झांग उसे एक थप्पड़ में भाई उसका हालत खराब कर देता है। और फिर वो फिंग मतलब लिन चेन कहने लगते है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे मारा। तभी इधर ग्रैंडमा कहने लगती कि कोई मेरे लिए इसे बाहर फेंक दो। और इधर झांग मन मन यही सोचने लगता है कि किंग जून, तुम्हें इतना दिन हो गया है लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और उसके बाद वहां से झांग चले जाने लग, जाते जाते यही कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मेरे यहाँ पर रहने के लिए और कोई भी मतलब नहीं होता बनता है। उसके बाद सभी लोग कहने लगते कि हाँ ये सही है, झांग हुआन एक अच्छा आदमी नहीं है, हमारे लीन फैमिली ने उसे भरा किया है, वो इतने शेमफुल काम कैसे कर सकता है। और उसके बाद किंग जून उस फेंग ई को यही कहने लगती है कि तुम रो मत, मैं डेफिनेटली यही बाहर निकालूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो सचमुच वो ही है तो फिर मैं उसे। तभी इधर फेंगी कहने लगती कि किंग जून, तुमने नहीं देखा है कि क्या हुआ है, तुम फिर भी उसके साथ बात करने के लिए क्यों कह रही हो। तो तभी किंग जून कहने लगती देखो इसका मतलब ये नहीं है। और तभी वहां पर एक आदमी दौड़ के आता है, वो आते कहते कि मिस ग्रेट आप यहाँ पर हैं। और तभी फेंगी उसे देखते कहने लगती कि जियोली आप यहाँ पर हैं। और तभी जियोली कहता है कि ये वो चीज है जो मैं मिस किंग के हस्बैंड से मिला है, मतलब वो उस वीडियो कैमरा के बारे में बात कर रहा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, वो लोग उस वीडियो को देख रहा होता है और देखते वो दोनों कहने लगते कि ये तो झांग हुआन है जिसने तुम्हें बचाया है और इसके रिटर्न में तुमने क्या दिया। और ये कहती वो दौड़ के बाहर की तरफ जाने लगती है। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड होकर मनी मन यही सोचने लगती कि मैंने उसे पूछा तक भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे थप्पड़ मार दी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर झांग को बाहर देखते हैं, तभी पीछे से किंग जून चले आते हैं। आने कहने लगते है कि
झांग 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 वेट वेट, मैं सब कुछ जानती हूँ, प्लीज मत जाओ। तभी झांग कहते कि तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे, मेरा चेहरा अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी इधर किंगसुन कहने लगती कि मैं वो सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंस दूंगा जो कुछ भी चाहिए होगी तुम्हें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झांग एक फार्मर्स मार्केट पे होता है। वहीं पर वो किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। वहीं पर फोन पर कोई आदमी बात करता है कि बॉस हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि कोई भाभी को मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, झांग उसकी वाइफ के पास यानी कि किंगसुन के पास चले आती है। तो किंगसुन उसे देखते ही सोच लेती कि वो यहाँ पर क्यों है। और उसके बाद झांग किंगसुन से ये कहते हैं कि किंगसुन अभी देखो मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, ज्यादा नहीं 500 यून्स। और तभी झांग उसके बगल में एक लड़की को देखता है। देखने के साथ साथ वो भी मन में सोच लेती कि उसके बगल में जो लड़की है शायद उसकी बॉडीगार्ड है। इसका मतलब ये है कि लेन फैमिली भी इसके बारे में जानता है। इधर किंगसुन मन मन यही सोचने लगती कि मैंने उसके लिए एक काम के लिए अरेंज किया और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि वो पहले दिन ही इतनी अच्छा काम कर लेगी। मुझे ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रही है कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। उसके बाद किंगसुन उसे कुछ पैसा देकर ये कहते हैं कि देखो ये सारे के सारे पैसा तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम जब कंपनी पर जाओगे तो इस तरह के कपड़े मत पहनो। और तभी इधर झांग कहने लगती है कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, क्या तुम घर जा रहे हो, प्लीज मुझे भी लेकर जाओगे। तो तभी किंगसुन कहने लगते है कि सॉरी कार पे कोई भी जगह नहीं है। और तभी वो लड़की कहती कि हम लोग मेरी कार ले सकते हैं। और तभी झांग उस लड़के को कहने लगता है कि हे ब्यूटीफुल थैंक्स फॉर। उसके बाद झांग उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर नया एम्प्लॉय हो, मैंने तो तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं देखा पहले। और तभी वो लड़की अचानक से कार को ब्रेक मारती है। तो तभी झांग कहने लगते है कि हे क्या हुआ है। तो तभी इधर किंगसुन कहने लगते है कि हमारा विला तो सामने ही है, अभी इस रोड ब्लॉक क्यों है। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि ये सही नहीं लग रही है मिस लेन, आप अंदर ही रहे हैं, मुझे देखने दीजिए। और उसके बाद वो लड़की कार से उतरकर जब सामने की तरफ जाने लगती है तो तभी वहां से कुछ गुंडे आने लगते हैं। तो वो गुंडे लोग कहने लगता है कि हे लड़की तू सामने से हट जा, कार के अंदर जो लड़की है हम लोगों को सिर्फ उसकी जिंदगी चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। और तभी एक लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तो फिर हम लोगों को ब्लेम मत करना, हम लोगों को और एक मारने के लिए। और वो उस लड़की को मारने के लिए आता है। और तभी वो आदमी जब उस लड़की को वार करने ही वाला होता है तभी वो लड़की डॉज कर लेती है और उसके हाथ को पकड़कर नीचे की तरफ पटक देती है। और तभी इधर कार के अंदर बैठी हुई किंगसुन कहने लगती है कि झांगवन जल्दी करो और पुलिस को फोन करो। और तभी वो पीछे की तरफ घूम के देख रहे हैं कि झांगवन नहीं है। तो वो सोच लगती है ये कहा गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को और एक विला को दिखाया जाता है। वहीं पर झांग चले आता है। इतना ज्यादा बाहर हंगामा करने के बाद तुम अपने आप को छुपा रहे हो, तुम बाहर आ जाओ। और तभी वहां से एक बंदा आता है और आते कहते कि वेल तुमने मुझे नोटिस किया, सच में मानना होगा तेरे पास कुछ स्किल है। तो तभी झांग उसे देख के कहता है कि ओ अच्छा तो तेरे में एक्चुअली में साहस है। तो तभी वो आदमी फिर से कहते कि तू एक ऐसा आदमी है जो सचमुच अपनी फैमिली के बारे में चिंता करता है, इवन जब तू मर रहा है फिर भी तू फैमिली के बारे में चिंता कर रहा है। और तभी इधर झांग कहते कि हे लड़का तू अपना सिगरेट को फेंक दे, क्योंकि मेरी पत्नी को मतलब मेरी वाइफ को सिगरेट स्मोकिंग से नफरत है। तभी वो लड़का कहते कि अगर मैं नो कहूँ तो तू क्या करेगा। तो तभी झांग कहता है कि तो फिर तू मरेगा। और ये सुनते वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते कि तू अपने मौत को दावत दे रहा है। और ये कहकर उसको मारने के लिए आगे की तरफ आता है। और इधर झांग सोचकर कहने लगता है कि तू बहुत ही ज्यादा स्लो है। और तभी झांग उसकी दोनों हाथ को पकड़कर एकदम मरोड़ देता है भाई साहब, और वहीं पर वो बैठ जाता है। और उसके बाद झांग उसके गले में एक टैटू को देखता है। और ये टैटू देखकर वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम डार्क नाइट के वो 13 मेंबर में से एक हो, है ना, लेकिन वो एम्प्लॉयर कौन है। तो तभी वो लड़का कहता है कि क्योंकि तुझे हमारा डार्क नाइट के बारे में बहुत कुछ क्लियरली पता ही है, तो तू हम लोगों को जानता ही है कि हम लोग कोई भी हम लोगों का एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। और उसके बाद झांग कुछ बाहर निकल कर देता है और कहता है कि क्या तुझे ये याद है। तो तभी वो लड़का कहते कि वो ये तो एक वोल्डर रिंग है। तो उसके बाद झांग उसे कहता है कि तो मुझे तू ये बता कि एम्प्लॉयर है कौन, नहीं तो अदरवाइज मैं तेरा 12 यानी कि 12 भाई बहनों को मार डालूंगा। तो उसके बाद वो लड़का कहते कि उस एम्प्लॉयर का सरनेम है शू और वो है यंशी से। उसके बाद वो लड़का कुछ खा लेता है और वहीं पर गिर के मर जाता है। और इधर झांग कहने लगते कि सभी लोग यंशी में सरनेम शू वाला आदमी को ढूंढो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर हम लोग देखते हैं कि किंगसुन और वो लड़की एक साथ घर के अंदर आने लगती है। और तभी इधर झांग उन लोगों को देखकर कहने लगती है कि हे वाइफ तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। और तभी इधर किंगसुन कहने लगी हे यहाँ से भाग जा। और उसके बाद इधर किंगसुन मनी मन यही सोचने लगती है कि मैंने सोचा था कि झांगवन सचमुच बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो कन्वर्ट की तरह वहां से भाग जाएगी जब हम लोग खतरे पर थी। और उसके बाद इधर झांग एक बर्तन को लेकर आता है, बर्तन में पानी लेकर आता है और कहते कि वाइफ आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क की है, तो मैं आपको आपके पैर को सोखने में मदद करता हूँ। और तभी इधर किंगसुन कहने लगती कि हे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे ये करने दो। और इधर झांग मनी मन ये सोचने लगती है कि किंगसुन के शरीर के अंदर अभी भी बहुत थोड़ा सा मतलब जहर है, मुझे ये 6 मैसेज के द्वारा ट्रीट करना होगा। और वो फाइनली बहुत ज्यादा बेहतर हो गए, लेकिन इसे मुझे रेगुलरली करनी होगा। और इधर किंगसुन कहने लगती है कि झांगवन मुझे ऐसे टच मत करो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इधर झांग कहने लगती है कि देखो वाइफ
वाइफ तुम अभी भी बहुत ज्यादा शौक गए थे, तो ये मसाज तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिलीफ देगा। और इधर किंग सुन मनी मन यही सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अच्छा नींद आ रही है और ये सब कुछ के कारण है वो मसाज जो वो मुझे दे रही है। और उसके बाद किंग सुन कहने लगती है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ झांगवान, तुम अभी पानी डाल सकते हो और मेरी फ्रेंड अभी यहाँ पर आने वाली है तो तुम ब्रेक ले सकते हो बाहर जाकर। तभी झांग पूछता है कि कौन सा फ्रेंड, तो तभी किंग सुन कहने लगती है कि तुम्हें इसके जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ आफ्टरनून के पहले यहाँ पर वापस मत आना। और उसके बाद झांग कहने लगता है कि वाइफ अगर मैं आपको मिस मतलब तुम्हें मिस करूँ तो मैं क्या करूँ। और ये सुनते किंग सुन और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है गेट आउट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग वेलफेयर सोसाइटी को दिखाया जाता है। वहीं पर झांग मनी मन यही सोचने लगते कि बहुत साल पहले मैं और मेरी मदर होमलेस थे, लेकिन डेंथ की एडमिशन की वजह से हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए। अगर किंग जुन अपने दोस्त के साथ घूमना चाहता है यानी कि हैंग आउट करना चाहता है तो मैं यहाँ पर जाकर बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। तो वहीं पर वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर चले जाते हैं बच्चों के पास और तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो झांग कहने लगती कि हे इतना राश मत करो क्योंकि सब लोगों के पास इनफ है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये देखकर वो मनी मन यही सोचने लगती कि जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था यानी कि बच्चा था तब कोई भी अगर इस तरह से गिफ्ट लेकर आता था मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, आती कहती कि ब्रदर झांगवान क्या आप हम लोगों के साथ खेलेंगे। तो इधर ये सुनते झांग भी राजी हो जाता, जानते कहते कि अच्छा तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तभी वो उस बच्चे के साथ खेलने लगता है और तभी वहाँ पर एक अचानक से कार आता है। कार आते ही वो कार हॉर्न बजाने लगता है, बजाते हुए वहाँ से एक लड़की और दो आदमी निकलता है। और तभी इधर ये बच्चे उन लोगों को देखते कहने लगते कि ये लोग बुरे आदमी है, ये लोग इनके होम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जब झांग उस बच्चे के मुंह से ये सुनते कि डिस्ट्रॉय, तभी वो दौड़ कर जाने लगता है किसी जगह पर और वहाँ पर जाके वो कहता है कि क्या सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। और तभी वहाँ पर एक लड़की और बूढ़ी औरत रहती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों के साथ दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। तो इस लड़की के नाम है कियन राव और वहीं पर एक बूढ़ी औरत भी रहती है, उसकी नाम है डेन चुई। तो तभी वो बूढ़ी औरत यानी कि ग्रैंडमा कहने लगता है कि ये लोग आसपास के कुछ रेस्टोरेंट से है और वो लोग आसपास के सारे जमीन खरीद ली है। ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि वो लोगों को ये काम शुरू करने से पहले एक वेलफेयर होम बनाने के लिए, लेकिन इस कमीने बिजनेसमैन ने केमिकल डिस्ट्रेस प्लांट पर एक न्यू वेलफेयर होम बनाया। मैं इन सारे पुअर मतलब गरीब बच्चों को वहाँ पर कैसे ले जा सकती हूँ। और ये कहते हुए वो ग्रैंडमा रोने लगती है और उसके बाद वो झांग की बालों को सहलाता हुआ कहती है कि मेरे बच्चे क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पर्सन के बारे में बताई थी जो कि इस वेलफेयर होम के फ्री में सब्सिडाइज देते हैं। तो तभी झांग भी कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि ये कौन है। तो तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये है मिस किंग जिसने 5 सालों में हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है। तो तभी झाओ कहते कि ठीक है फिर मैं इन लोगों को देखता हूँ। और तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये बेकार है। तो तभी झाओ कहते कि मुझे कम से कम तो इसे आसमाने दो। और इधर एक आदमी मिस किंग हो यही कहने लगता है कि देखिए मिस किंग इस अनाथ बच्चों का जन्म या मृत्यु या हम लोगों को बेटी पे नहीं है, वो आप उन लोगों को इसलिए ब्लेम कर सकते कि उन लोगों ने जन्म क्यों लिया है। और ये सुनते मिस किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तू कमीना तू इस तरह से बात कैसे कर सकते, तू जल्दी आज हो या नहीं, तुम लोगों को तो पनिशमेंट मिलेगा ही। तो उसके बाद वो आदमी फिर से कहते हैं कि हम लोगों को कुछ दिनों के बाद ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा और फिर हम लोग इस वेलफेयर होम को एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी वहाँ पर झांग एक तलवार को लेकर आता है और कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता है कि इस अनाथालय को डिस्ट्रॉय किया जाएगा या नहीं, लेकिन अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तुम सभी लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। और इसके बाद सुनते वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लोग जल्दी से जल्दी कार पे उठाने लगते हैं। भाई देखो एक बार कार पे कैसे घुसा रहा है। और फिर कहने लगते हैं कि तू जल्दी हो या अभी हो या लेट में, तू यहाँ से भागने वाला है, चलो हम लोग चलते हैं। और ये कहकर वो लोग कार लेकर वहां से चले जाता है। और उसके बाद इधर झांग कहने लगता है कि मिस किंग क्या आप ठीक हैं। और तभी इधर वो छोटा सा बच्चा कहने लगते है कि हम लोगों ने उन बदमाशा को भगा दिया, ब्रदर झांगवान आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद इधर मिस किंग कहने लगते है कि लेकिन अभी भी जब तक ये मतलब रिसोर्ट प्रोजेक्ट रहेगी तब तक वो अभी या तो कल वापस आएगी फिर से। तो तभी झांग कहते हैं कि मिस किंग आप तो एक ट्रेडर है ना, मेरे पास एक रास्ता है इसे सॉल्व मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सुनते मिस किंग कहने लगते कि तो इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं उन लोगों से डेवलपमेंट राइट्स ले लूं। तो तभी झांग कहते हैं कि अरे नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम उस माउंटेन को लेवल करे। तो ये सुनते मिस किंग को कुछ समझ में नहीं आती है तो वो कहने लगती है कि लेवल करूं माउंटेन को। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और इधर किंग जून कहने लगती है कि शेफ मिचेल क्या सब कुछ रेडी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। तो तभी इधर वो शेफ किंग जून से ये कहने लगती है कि किंग जून आप हमारी फेमस आइसबर्ग के प्रेसिडेंट हैं, मेरा हिम्मत ऐसे कैसे हो सकती है कि मैं आपको खाना परसूं। और ये सुनते इधर किंग जून कहने लगती है अरे लड़की क्या तुम हमेशा मेरी मजाक उड़ाना नहीं जानती हो। और तभी वहाँ पर झांग वापस आ जाता है। झांग आते कहते वाइफ मैं वापस आ गया हूँ। और तभी इधर किंग जून उसे देखते मन में सोच लगती अरे बाप रे नो शिट वो पहले ही वापस आ गई। अगर वो अपने मुंह एक बार भी खोलता है तो मतलब मिचेल को मैंने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बाहर निकल आ जाएगी। तभी इधर वो किंग जून के धरते आता हुआ देखते ही मतलब कहने लगते क्या हुआ है। और फिर किंग जून झांग के सामने आकर कहने लगते देखो झांग जुआन मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा दोस्त यहाँ पर आ
आएगी, क्या तुमने ये सब कुछ भूल गए हैं? और तभी ये सुनते झांग कहते कि अरे डोंट वरी वाइफ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त चले आती कहती कि हे झांगवान। और उसके बाद झांग एकदम सीरियस मोड पर चले आते कहते कि बेंजर मैडम आप सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और तभी वो लड़की कहने लगती है कि मिस्टर झांग आपका फ्रेंच बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरी नाम है मिचेल और मैं किंग जून की बेस्ट फ्रेंड हूँ, चलो हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारा फूड रेडी है। और उसके बाद वो पूछता है कि मिस्टर झांग मैंने किंग जून से ये सुना है कि आप दोनों एक एग्जीबिशन पर मिले थे, ये सही है? और तभी इधर किंग जून कहने लगती है कि मिचेल क्या तुम झांगवान से इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हो? तो तभी मिचेल कहने लगती है कि हाँ मैं सिर्फ यही देखना चाहती हूँ कि उसने हमारी आइसबर्ग प्रेसिडेंट को शादी करने के लिए कौन सा ट्रिक इस्तेमाला। और उसके बाद किंग जून झांग से कहने लगती है कि झांगवान जब इग्नोर करो ये सब कुछ। तो तभी इधर तो फिर मिचेल कहने लगती है कि तो फिर मिस प्रेसिडेंट मुझे ये बताओ क्या तुमने झूठ बोला है मुझे? तो तभी किंग जून कहते कि ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही मिली थी, हम लोग एक मास्टर फील्ड एग्जीबिशन पर मिले थे। और तभी झांग भी कहते कि हाँ हम लोग उस समय बहुत सारे पेंटिंग पर अट्रैक्ट थे, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन डिफरेंट था मतलब, और हम दोनों तभी से एक दूसरे को जानते हैं। और ये सुनते मिचेल कहने लगते हैं कि क्या रोमांटिक मुलाकात है। और तभी वो कहने लगती अरे बाप रे मैं तो इस चीज को पकाना भूल ही गई। और वो जब वहां से चले जाने लगते तभी किंग जून कहने लगते हैं कि तुम उस पेंटिंग के बारे में कैसे जानती हो? तो तभी झांग कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के बारे में कुछ मतलब वाइफ से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैंने सिर्फ गूगल किया है। और तभी ये सुनते किंग जून भी खुश हो जाती है और कहते हैं कि गुड जॉब। और तभी वो किचन के अंदर जाकर किसी को फोन करके ये बताने लगती है कि क्या आपको फ्रेंड्स में 3 साल पहले एक पोस्टर को लगा हुआ था उसके बारे में याद है? तो तभी फोन के उत्साह से कहते हैं कि क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो फ्रेंड्स की रॉयल प्रिंसेस को धोखा दिया था? तभी इधर मिचेल कहने लगते कि वो सिर्फ यहाँ से भागा ही नहीं, मतलब उस कंट्री से भागा नहीं, वो सेफली अपने घर पर वापस आ गई। और यहाँ तक कि उसने अपना आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो एक आर्टिस्ट के आइडेंटिटी लिया और मेरी दोस्त के साथ शादी भी कर ली। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिचेल उन लोगों के लिए एक डिश बनाकर लाती है और कहने लगती है कि किंग जून मिस्टर झांग इस डिश को ट्राई करिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और उसके बाद मिचेल मनी मन यही सोच नहीं थी कि मैं ऐसे खड़े रहकर मेरी बेस्ट फ्रेंड मिचेल मतलब किंग जून को ऐसी चीट करते हुए नहीं देख सकती हूँ, मुझे इसके चेहरे को चेंज एक्सपोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और उसके बाद वो किंग जून से ये कहते हैं कि किंग जून मैं यहाँ पर और कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ, अगर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। और तभी किंग जून भी कहते अरे ऐसा बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हमेशा वेलकम है। और ये कहकर वो मन मन ये सोचने लगती कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो गई, क्योंकि मैं झांगवान के बारे में कभी भी उसको सच नहीं बताना सकती हूँ, मतलब जानने दे सकती हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिंग हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आफ्टर डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है, वही पर वो टीवी पर न्यूज देख रहे होती है। तो न्यूज देखते देखते वो कहने लगती है कि जिस आदमी के दिमाग में इस माउंटेन को उड़ाने की ख्याल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। इस किंग रॉन्ग के पीछे डेफिनेटली कोई एक बड़ा प्रोफेशनल टीम है जो इन लोगों को मदद कर रहा है। और इधर पीछे से झांग आता है और झांग आते ही मन मन यही सोचने लगता है कि मेरी पत्नी जब मेरी बारे में प्रशंसा करती है तो वो बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा आते हैं। तो उसके बाद झांग उसे आकर कहते कि मैटर क्या है, देखो अगर ऐसा होता है तो ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद झांग जब उसकी वाइफ को पैर को धो रही होती है, मतलब मैसेज कर रही होती है, तो मिचेल वहां पर आ जाते। मिचेल आते कहते कि हे किंग जून झांग वन तुम्हारे पैर को दबा रहा है। तो तभी किंग जून कहने लगते कि हम झांग वन कुछ मैसेज करती है जिसके मदद से मेरे अंदर जो छुपी हुई बीमारी है वो ठीक करने में मदद होगा। और तभी वहां पर मिचेल भी बैठ जाते हैं। मिचेल बैठती कहने लगती क्या वो इको पॉइंट मैसेज के बारे में जानते हैं? झूठ मत बोलो। मेरे कंधे के आसपास मुझे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होती है, क्या तुम अपने झांगवान को मेरी मालिश करने दे सकते हो? और उसके बाद किंग जून ये कहने लगती है कि हस्बैंड क्या तुम मिचेल को मेरे लिए मसाज कर सकते हो? तो तभी झांग कहते कि श्योर नो प्रॉब्लम। और उसके बाद मिचेल मनी मन सोचने लगती है कि गुप्त रूप से छुटकारा पाने के लिए इक्विपमेंट मसाज क्या बकवास बात है, ये तो वुमेन को अट्रैक्ट करने की एक तरीका है, सिर्फ मैं उसे तेरा असली चेहरा दिखा कर रहूंगी। और उसके बाद झांग जब उसके कंधे पर दबाने लगता है, मतलब मसाज करने लगता है, तो तभी वो मिचेल कहने लगती है कि वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोच लगती है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? मेरे कंधे के आसपास मैं जो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी वो अचानक से ऐसे ठीक कैसे हो सकती है? तो उसके बाद किंग जून कहने लगती है कि तो फिर झांग को और थोड़ा मैसेज करने दो, क्योंकि तुम्हें और भी ज्यादा मतलब आराम मिलेगी, मैं थोड़ा सा बिस्तर पर जाती हूँ। तो मिचेल भी कहते हैं कि हाँ ऐसे करने दो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड झांगवान की मैसेज टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे थोड़ा सा ये एंजॉय करने दो। और उसके बाद मिचेल मनी मन यही सोच लेती है कि अभी किंग जून बाहर चली गई है, अभी मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ और इसके चेहरे को एक्सपोज करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हॉट फील करती है, मतलब ऐसा दिखाती है और कहने लगती है कि झांगवान मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी महसूस कर रही हूँ। लेकिन वो देखते है कि
झांग अपने मन में आंख बंद करके गाना गा रहा होता है। वो मन ही मन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और सोचने लगती है कि ये कमीना क्या वो मेरी इतनी सी हॉट स्किन को नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद वो गुस्सा होकर कहने लगती है कि आया अभी बहुत हो गया, बंद करो मैसेजिंग। और ये कहती वो वहां से दौड़ कर चले जाने लगती है। तो इधर झांग सोचने लगती है कि अचानक से उसे क्या हुआ, वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर झांग का फोन बजने लगता है। तो वो झांग फोन पकड़ते ही कहते हैं कि हेलो डैड। और तभी उसका डैड कहता है कि साहुआन किंग जून को ये बताओ कि उसका ग्रैंडफादर मतलब चले गए हैं, जल्दी करो और लिन फैमिली के प्रांगण पर जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्ली मॉर्निंग को इंजू के एक पार्क को दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है। तो वो कहता है कि यंग मैन, अगर तुम्हें ताइजाई पसंद है तो क्यों ना वहाँ पर जाके कुछ प्रैक्टिस करके मूव सीख लो। तो तभी झांग उस आदमी को देखते कहते हैं कि आप तो मतलब चल सकते हैं, तो फिर आप व्हील चेयर में क्यों है। तो तभी वो आदमी कहता है कि ब्रदर तुम और क्या देख सकते हो। तो उसके बाद झांग कहते हैं कि आपका हार्ट में यानी कि दिल पर डैमेज हो गया है और डेली आपके चेस्ट पर पेन होते हैं, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये सुनते वो पूरा आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यही कहता है कि मैंने एक पुराना दोस्त है जो मुझे इसके बारे में बताया है और उसने यही कहा था कि उसके अलावा और एक पर्सन है जो मेरी बीमारी को देख सकते हैं। क्या आप नंबर 1 चाइना जीनियस डॉक्टर है। तो उसके बाद झांग वहाँ पर बैठकर कहता है कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लोग आपकी बीमारी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद झांग वहाँ से जब चले जाने लगते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगते है कि अनएक्सपेक्टेडली डिग्निफाइड हेड से बहुत ही ज्यादा यंग मैन है। ओल्ड आदमी यानी कि बूढ़ा आदमी यही सोचने लगते है कि उसकी तुलना में मेरा यंगर जनरेशन बहुत ही पीछे है। तो तभी वहाँ पर मीचन चले आती। मीचन आती कहते कि ग्रैंडफा आप यहाँ पर है, आप अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को मतलब चिंता में डाल देते हैं। सॉरी गाइस, ये मीचन नहीं है, ये किंग जून है। तो उसके ग्रैंडफा फिर से कहने लगता है कि अरे कोई ना, मैं सिर्फ यहीं पर घूमने के लिए आया हूँ और वैसे किंग जून तुम अपने हस्बैंड को मुझे कब दिखाओगे। ये सुनते किंग जून मेरी मन यही सोचने लगती कि झांगवान अपनी खुद के लिए अभी कमा नहीं सकते हैं, तो ऐसे मैं उसे ग्रैंडफा के सामने कैसे लेकर आऊँ। तो उसके बाद किंग जून बात को बदल देती है और कहने लगती है कि ग्रैंडफा अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चलिए हम लोग जल्दी से वापस चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर झांग जब आता है तो जब झांग सुनता है कि अंदर से कोई बात करने लगता है कि लिन किंगसुआन तुम इतने विरासत के हकदार नहीं हो। और उसके बाद झांग दरवाजों को खोलकर ये मन मन सोच लगती है कि मैटर क्या है ये देखता हूँ। और उसके बाद कोई लिन वुई और लिन चुआन को भी कहने लगते है कि देखो तुम दोनों ना केवल सिर्फ फैमिली के रिस्क में डाला बल्कि तुम लोगों को कंपनी पे बहुत बार लॉस किया है। क्या तुम लोगों को ग्रैंडफा के डिसीजन पर कुछ सवाल उठाने के शर्म नहीं आता है। तो उसके बाद और एक औरत लिन ये किंग जून को ये कहने लगती है कि किंग जून तुम अपनी लिन फैमिली के बारे में बात करो तो तुम अपनी माँ की कब्र पर जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम अपनी माँ के फैमिली के ब्लड हो या नहीं। और ये सुनते किंग जून कहने लगती है क्या क्या आपने क्या कहा। उसके बाद वो आंटी फिर से ये कहने लगती है कि जाओ और अपने पापा का जाकर ये कहो जब तुम्हारी माँ के अब किडनैप हो गए थे तब उन्होंने क्या किया। तभी वहाँ पर और एक आदमी होता है तो वो कहता है कि तुम हर वक्त ही कहते हो कि तुम लिन फैमिली का हो लेकिन तुम तो एक जंगली प्रजाति के हो, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी उसे झांग एक चप्पल से मारता है और झांग उसे कहते है कि अभी के अभी मेरे वाइफ से माफी मांग, अदरवाइज नहीं तो तू ये मत सोचना कि तू इस दरवाजे से जिंदा वापस जा सकता है। तभी इधर वो औरत कहने लगती है कि हे लिन जिन्यू मेरे बेटा को पीटा है उसने, तुम इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। तभी लिन जिन्यू कहने लगता है कि तुम्हारे बेटा ही पहले बार मतलब ऐसे बैडली बिहेव किया है और उसने जो किया है वो डिजर्व करता है। तभी वो लेडी पुलिस को फोन करने की धमकी देने लगती है। तो तभी किंग जून कहने लगती है कि देखो ये किंग जून की विला है, भले यहाँ पर पुलिस आ जाए लेकिन तुम लोग यहाँ पर परेशानी क्रिएट कर रहे हो। और तभी वो लेडी कहने लगती है अच्छा लिन किंग जून तो अपने बड़े को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताएगी। और उसके बाद वो लेडी अपने बेटे के हाथ पकड़कर कहने लगी चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो तभी इधर झांग करने लगी क्या मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। तो उसके बाद वो आदमी कहने लगती कि हे सांगवान तू ये क्या कर रहा है, हम लोगों को जाने दे। और उसके बाद किंग जून कहने लगती कि हे सांगवान क्या तुम मुझे थोड़ा सा कंपनी दोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग किंग जून और झांग को देखते हैं कि वो लोग किंग जून की माँ की कब्र के पास जाते हैं। तो वो पर जाके किंग जून कहने लगती कि मॉम मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। उसके बाद किंग जून झांगवान से यही कहने लगती है कि झांगवान क्या तुम जानते हो ग्रैंडफा सिर्फ और 3 महीने बच सकते हैं और लिन फैमिली के हर एक मेंबर अभी से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं पतली बर्फ में चल रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक करती हूँ तो मुझे रसातल में धकेल दिया जाएगी। तो तभी झांग उसे कहते कि अगर तुम्हें ये सब कुछ बोझ लग रहा है तो तुम इन लोगों को जाने क्यों नहीं देते हो। तो तभी किंग जून कहने लगती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। उन लोगों को सिर्फ पैसों की परवाह है, उन लोगों को कंपनी की कोई भी परवाह नहीं है। अगर लिन फैमिली उन लोगों की हाथ पर चले आते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है। और तभी झांग उसे जोड़ के कस के पकड़ लेता है और कहता है कि किंग जून तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उलट जाए पलट जाए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी साइड ही रहूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वही पर झांग खड़ा होकर ये सोच लेते कि क्योंकि आज मैं फ्री हूँ तो मुझे अनाथालय जाकर चेक करना होगा कि मैटर सॉल्व
हुआ है या नहीं। और तभी अचानक से पीछे से कोई आदमी उसे पकड़ता है। तो तभी जंग उसे कहते कि क्या कुछ जरूरत है। तभी वहाँ पर दो आदमी होते हैं। वो दोनों आदमी कहते हैं कि हे लड़का, तूने किसके साथ खिलवाड़ किया है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था तुझे, चल हमारे साथ चल। और उसके बाद वो लोग जब उसके उठाकर ले जाता है, झाकर कहने लगते कि हे लड़का, इस दुनिया पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग किसी के साथ भी मिसबिहेव करना अफोर्ड नहीं करता है। और उसके बाद झांग उन लोगों के पास माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनता है। वो लोग कहने लगते हैं इसे फिनिश कर दो। और तभी वो लोग बहुत ही तेजी से झांग की तरफ मारने के लिए आता है। और तभी झांग कहने लगता है कि ये सारे के सारे कचरा है, इन लोगों को मार डालो। और तभी अचानक से वो गुमनाम कोई आ जाता है, आते उन लोगों को मतलब मार डालता है। और वो कहते हैं कि योर ऑर्डर्स माय लॉर्ड। तभी वहाँ पर एक आदमी रहता है, तो वो कहते हैं कि हे तू कौन है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसे भी मार डालता है। और उसके बाद झांग इसे कहते हैं कि उसे ढूंढ दो, किसने इन लोगों को भेजा है। तो तभी वो भी कहते हैं कि यस माय लॉर्ड। और तभी वहाँ पर पुलिस के घर चले आता है। तो पुलिस के कार से एक लेडी उतरती, कहने लगती कि जाओ और उसे पकड़ लो, वो भाग ना पाए, और उन सारे गैंगस्टर को भी लेकर जाओ। और तभी इधर झांग के हाथ में हथकड़ी पहना देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चाइना को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी फोन पर चिल्लाकर ये कहने लगते कि क्या सचमुच उस पर्सन को कोई अरेस्ट किया है, यिंजू सिटी हॉल से अभी के अभी कांटेक्ट करो और उसे जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए कहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग झांग को यिंजू पुलिस स्टेशन इंटरोगेशन हॉल पर देखते हैं। वहीं पर एक लेडी ऑफिसर कहने लगती कि हे मुझे ये बता कि तेरा मतलब बॉस कौन है। और तभी इधर झांग कहने लगती कि सुंदरी प्लीज मुझे यहाँ पर बदनाम मत करो, क्योंकि मैं ही यहाँ पर विक्टिम हूँ। ये सुनती वो लेडी कहने लगती कि तू विक्टिम, इम्पॉसिबल, तू ये चाहता है कि मैं ये बिलीव करूँ कि वो लोग अपना हाथ और पैर को खुद तोड़ा है। झांग कहती कि करेक्ट, आप एकदम सही है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और फिर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहने लगती कि मैं यहाँ पर तेरे बकवास से बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और अपने पंच को तैयार करती है उसे मारने के लिए। और तभी जब उसे मारने के लिए जाती है, तभी अचानक से दरवाजा खोलकर कोई आती है और कहने लगती कि हे होल्ड ऑन, हान विन, अपना हाथ नीचे ना अभी के अभी। और तभी वो लेडी कहने लगती कि डायरेक्टर। तो तभी वो डायरेक्टर गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि अभी बहुत हो गया, तुम्हें कौन कानून का वायलेशन करने के लिए ऑथराइज दिया है, ये जो पर्सन है ये इनोसेंट है, इसे जाने दो जल्दी से जल्दी। तभी वो लेडी ऑफिसर कहने लगती है कि डायरेक्टर, उसने हथियार के साथ पब्लिक के सामने लड़ा है, ये क्राइम है, अब उसकी गंदी फेस को देखिए। और इधर झांग अपनी इनोसेंट की तरह बेबी की तरह फेस बनाकर रखा होता है। और तभी ये सुनते वो डायरेक्टर कहते कि नॉनसेंस, क्या फाइटिंग, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तभी ये सुनते वो लड़की बाहर चले जाती है और कहने लगती है कि मैं बाहर जा रही हूँ एविडेंस को ढूंढने के लिए। और उसके बाद वो डायरेक्टर झांग की हथकड़ियों को खोल देता है और खोल कर कहने लगता है कि सर ये जस्ट एक मिस्टेक है, हम लोग सचमुच बहुत ही ज्यादा माफी मांगते हैं, मैं आपको अभी के अभी रिलीज कर देता हूँ। और उसके बाद उसके जो कुछ भी था वो देकर उसे रिलीज कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉन्सर्ट हॉल एंट्रेंस को दिखाया जाता है। तभी उधर मीचन होती है, तो मीचन कहती है कि किंग हान, झांगवान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्या तुमने नहीं बताया कि तुम आज कॉन्सर्ट पर जा रहे हो। तो तभी इधर किंग सुन कहने लगती है कि वो फोन नहीं पकड़ रही है, ऐसा लगता है कि वो काम पर थोड़ा बिजी है। चलो ठीक है, हम लोग अंदर जाते हैं, वो बाद में आ जाएगी। और तभी वहाँ पर अचानक से और एक आदमी आ जाता है, कहते कि हे किंग हान। तो किंग हान उसे देखते ही कहने लगती कि सोंग ताओ। और उसके बाद वो मन यही सोचने लगती है कि ये लड़का कॉलेज के दिनों से मुझे फॉलो कर रहा है और वो आज यहाँ पर क्यों आया। और तभी सोंग ताओ भी कहने लगती है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी आज इस कॉन्सर्ट पर हो। उसके बाद सोंग ताओ उसे जब टच करने के लिए जाती है, तो तभी किंग जुन कहने लगती है कि हे सोंग ताओ मुझे टच मत करो। और उसके बाद किंग जुन मिचन से ये कहने लगती है मिचन उसे इग्नोर करो, हम लोग अंदर चलते हैं। और ये कहकर वो लोग अंदर चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इंचू पुलिस ब्यूरो ऑफिस को दिखाया जाता है। वहीं पर वो लेडी ऑफिसर झांग के साथ उस आदमियों का फोटो तस्वीर देखती है और देखकर मन मन सोचने लगती है कि क्या मैं सचमुच उसे गलत समझी हूँ, लेकिन ये लड़का इस पुलिस स्टेशन के अपने घर की तरफ बना दिया है, ये अनफॉरगेवेबल है। और उसके बाद झांग उस लेडी ऑफिसर को देखकर यही कहने लगती है कि ये वाटरमेलन बहुत ही ज्यादा स्वीट है, क्या ब्यूटी तुम भी इसे ट्राई करना की चाहोगे। तभी वो लेडी ऑफिसर उसे जब गुस्सा होकर मारने के लिए आती है, तो झांग थोड़ा सा पीछे की तरफ झुककर अपने पैर से उसके पैर पर मारती है और वो सीधा उसके नीचे की तरफ जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर कहते हैं कि टीम लीडर एक बुरी न्यूज है। और तभी वो वहाँ पर आकर जो चीज देखता है वो देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। और तभी इधर वो लेडी ही देखती झांग वान को एक जोर का धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। तभी इधर झांग कहने लगती है कि ऑब्वियसली तुम मेरे ऊपर गिरे हो, तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, झांग उस मतलब पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते थे। वो ऑफिसर कहते हैं कि टेक केयर सर। और इधर झांग मनी मन यही सोच रही थी कि हालांकि उसने मुझे और मतलब डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं यहाँ से फ्रीली जा सकता हूँ अभी। और तभी उसे मतलब वो जब अपनी फोन पे किंग हान की फोन मिस कॉल देखती है, देख के सोचने अरे शिट, मैं तो आज किंग हान को प्रॉमिस की थी कि मैं उस कॉन्सर्ट पर जाऊंगा। और ये कहते वो वहां से बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और ये कहने लगती कि अभी ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ अच्छा सा अच्छा रीजन देने होगा लेट होने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आफ्टरनून के टाइम कॉन्सर्ट इनसाइड हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी पियानो बजा रहा होता है, तो मीचन कहने लगती है कि और उसके बाद मीचन किंग जून
सु यही कहते हैं कि क्या तुम्हें वो विश अभी भी याद है जो तुमने मुझे कॉलेज में की थी। तो तभी किंगजुन भी कहती कि हाँ बेशक मुझे याद है, मैंने यही कहा था कि एक फ्यूचर में मेरी एक पर्सन होगी जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए कॉन्सर्ट पर गाना बजाएगा। लेकिन ये सब कुछ भोली भाले कल्पनाएं हैं। और तभी वहाँ पर कोई आदमी कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज लोगों को हम लोग को एक स्पेशल रिक्वेस्ट मिला है। यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो अपनी प्रिय महिला के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। और तभी इधर लाइट की फोकस किंगजून की तरफ जो होती है तो किंगजून सोचती है यहाँ पर क्या हो रही है ये सब कुछ। और तभी वहाँ पर हम लोग सोंग ताओ को देखते हैं। सोंग ताओ कहने लगते किंग हाओ, क्या तुम जानते हो हम लोग एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मेरे दिल पे तुम्हारे लिए जगह तैयारी हो गई है। हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसे अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। इधर किंगजून ये सुनती कहने लगती मिचेल चलो हम लोग ऐसा चलते हैं। और फिर से सोंग ताओ उसके सामने जाकर कहते कि किंग हान मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और तभी यहाँ पर सारे लोग कहने लगते कि हे उससे शादी कर लो। और तभी वहाँ पर बहुत सारे मतलब 2 लोग चले आते कहते कि हे यहाँ से अभी कभी निकल जा, हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर है। और तभी वो सोंग लोग कहने लगते कि हे क्या हुआ है, मैंने तो पैसा दे दिया है। और तभी इधर अचानक से चोंग अपनी गाना बजाने लगता है। और ये सुनते इधर किंगजून मनी मन ये सोचने लगती कि ये तो इको फ्लाइट माय फेवरेट सॉन्ग है। तभी इधर मीचन भी कहने लगती कि ओ माय गॉड ये तो झांगवान है। और उसके बाद वो गाना गाते गाते किंगजून के सामने जाकर कहने लगती है कि किंगजून मेरी जिंदगी बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम मेरी लाइट हो, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। और तभी जब झांग उसे हक करने लगती है तो किंगजून मनी मन यही सोचने लगती है कि ये तो मेरी विश थी और उसने सचमुच चीजें सच कर दी। इधर झांग उसे पकड़कर कहने लगता है कि वाइफ क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। तो उसके बाद किंगजून उसे धक्का देकर ये कहने लगते कि ठीक है अभी तुम बैठ जाओ, हम लोग कॉन्सर्ट सुनेंगे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक टिकट भी खरीदी है, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा लेट करके यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद झांग कहते कि बाय द वे वैसे भी तुम तो मास्टर वाजिफ का मतलब ऑटोग्राफ चाहते हैं, मैंने उनके साथ मीट की और उन्होंने मुझे 2 कॉपी दी है। फिर वो उसको बाहर निकल कर कहता है कि क्या तुम लोग इसे चाहते हो। और तभी उसे किंगजून छीन लेती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। और उसके बाद किंगजून मनी मन यही सोच लेती अच्छा तो इसलिए वो देर से आई है यहाँ पर। तो तभी वहाँ पर मीचन भी चले थे। मीचन आती कहती कि किंग हान क्या ये जून मास्टर पिजन की हैंडराइटिंग है। और उसके बाद मीचन झांग से यही कहने लगती कि देखो झांग वन मास्टर ऐसे आसानी से मतलब अपना साइन नहीं करता है, तुमने ये कैसे किया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बिहाइंड द स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीजे आकर कहता है कि हाँ सर क्या मैं उससे और एक बार मिल सकता हूँ। तो तभी वहाँ पर और एक आदमी होता है यानी कि ये झांग का आदमी। तो ये कहता है कि देखो बॉस ने आज तुम्हारे पास से 2 रिकॉर्ड लिया है और तुम ये इसके लिए पूरी लाइफ तुम्हारी प्राउड फील कर सकते हो, देखो तुम जितना चबा सकते हो उतना ही काटो। उसके बाद वो आदमी भी झुक कर कहने लगती ये ऑलराइट ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग अनाथालय को दिखाया जाता है। वहीं पर झांग चले आता है। झांग आते मन मन यही सोचने लगते हैं कि मुझे पता नहीं कि अभी इस अनाथालय का सिचुएशन कैसा है। और तभी वहाँ पर वो बच्चे चले आते कहते हैं कि ब्रदर झांगवान ये ने आपको बहुत ज्यादा मिस की है। और तभी वहाँ पर मिस किंग भी चले आती कहती कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर आई गए हो, बच्चे लोग 3 दिनों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो झांग पूछता है कि चीजें कैसा है। तो उसके बाद मिस किंग झांग को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसका जो मतलब इस अनाथालय को जो काम था ये पोस्टपोन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद वो झांग को ये भी कहते हैं कि आज मैं आपको ट्रीट दूंगी, माना मत करना प्लीज, क्योंकि तुम्हारे प्रपोजल ने ना केवल सिर्फ इस अनाथालय को प्रोटेक्ट किया और इसमें हमारा कंपनी भी डेवलप हो रहा है इस प्रोजेक्ट पे। तो उसके बाद झांग कहते हैं कि ओके ठीक है, क्या तुमने जगह चुनी है या मैं चुनूं। तो उसके बाद मिस किंग कहते हैं कि मैंने चुन ली, आफ्टर ऑल लेडीज इससे सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कार लेकर रेसिडेंशियल एरिया तक मतलब एरिया से गुजर रहा होता है। तो तभी झांग कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे ये प्लानिंग करोगे तुम्हारे घर में लेकर मुझे डिनर करने का। तभी मिस किंग कहने लगती कि एक्चुअली मैं आपको मेरी टीचर के हाउस पर ले जा रही हूँ क्योंकि मेरी टीचर ने आपको देखना चाहती थी। ये सुनते झांग कहते कि अच्छा वो मुझे देखना चाहते हैं। तो तभी मिस किंग कहने लगती कि मेरी टीचर इकोनॉमिक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे हेल्प की और मुझे ये हेल्प दिलाई कि मुझे सीआईडी पर इन्फॉर्म होना चाहिए। जब से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से बॉम्बिंग के लिए अप्लाई किया है तब से मास्टर आपको देखना चाहते हैं। और उसके बाद मिस किंग घर का घंटी बजाने लगते तो उस अंदर से मास्टर कहने लगते कमिंग आ रहा हूँ। तो तभी उसके मास्टर दरवाजा खोलते कि जियोरू ये कौन है। तो तभी जियोरू कहने लगे ब्रदर ये मेरी फ्रेंड है झांगवान। उसके बाद झान आगे की तरफ हाथ करता है कि हेलो कहता है, लेकिन वो आदमी मतलब हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो ये देखते झांग मन यही सोच लगते है कि मैंने तो उसे ऑफर नहीं किया है तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद मिस किंग कहने लगती है कि झांगवान ये मेरी टीचर का बेटा है कोंगशु, ये अच्छा पर्सन है लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट है। और उसके बाद मिस किंग उसे पूछने लगती है कि ब्रदर टीचर कहाँ है। तो तभी कोंगशु कहते हैं कि वो किराए का सामान खरीदने के लिए बाहर गया है, वो थोड़ी देर बाद वापस आएगा। तो उसके बाद कोंगशु फिर से कहते हैं कि बाय द
तभी जियोरू, मैंने हाल ही में एक स्टॉक को डिस्कवर किया है और इसे खरीदना बहुत ही ज्यादा काफी लायक होगा। और उसके बाद जियोरू उस स्टॉक को देखकर यही कहने लगते कि झांगवन तुम्हें क्या लगता है ये स्टॉक के बारे में। तो तभी झांग कहते कि ये स्टॉक ही एक मजाक है, अगर तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा 2 दिन में सारा पैसा गायब हो जाएगा। तो ये सुनते वो खोंगशू बहुत ज्यादा राग मतलब गुस्सा हो जाता है और कहने लगते कि हे अगर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नॉनसेंस की तरह बकवास मत कर। मैंने बहुत सारे बुक्स देख ले, थ्योरेटिकली ये स्टॉक 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो तभी ये सुनते झांग कहते कि देखो तुम्हारा ये सो कॉल्ड थ्योरीज और बुक्स सारे के सारे बेकार है। तो फिर मैंने ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखा जो लोगों ने इस मतलब बुक को लिखा और वो लोग इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसा कमाए। देखो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब जिसके पास कैपिटल ज्यादा होता है वो लोग ये जीत पाता है। और ये सुनते वो खोंगशू गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते कहते कि देखो मजा करना बंद करो, कैपिटल वाला लोग क्या कर सकता है, बस इस खेल में मतलब इस गेम में उन लोगों का लक बेहतर है। तो उसके बाद झांग बताता है कि अगर तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो फिर क्यों ना हम लोग इस स्टॉक पर बेट लगाते हैं, ये स्टॉक 15 मिनट के अंदर गिर जाएगा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनते वो लड़का गुस्सा दिखाकर कहते कि ओके ठीक है, अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ तो मैं कभी भी तुम्हें जियोरू के लाइव पर देखना नहीं चाहता हूँ। तो तभी झांग कहते कि ओके ठीक है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो खोंगशू कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दूंगा। और उसके बाद झांग किसी को फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि इस भाई को खरीद लो, कोड है मतलब एक कोड कह देता है और कहता है कि 3 मिलियन से इसे खरीद लो। तो तभी फोन के उससे से कहते हैं कि बॉस ये स्टॉक एक ट्रैप है, 3 मिलियन के बाद मतलब नहीं करे, हम लोग कम से कम 1 मिलियन लगा सकते हैं, नहीं तो ये लिमिट गिर जाएगा, हम लोग हमारा सारा का सारा पैसा खो देंगे। तो उसके बाद झांग कहते हैं तुम मुझे कुछ भी सुनना नहीं, तुम सब खरीद लो। तो उसके बाद वो आदमी कहते कि यस बॉस। और इधर ये सुनते खोंगशू सोचने लगता है कि 3 मिलियन इस स्टॉक के अंदर मतलब एक बाल्टी के अंदर एक ड्रॉप पानी के जैसा है। और उसके बाद खोंगशू फिर से कहते कि मैं सिर्फ इस बात से देखना चाहता हूँ कि तुम इस मतलब स्टॉक को जानने के प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होते वो अचानक से वो मतलब वो ऐप खोलते वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। और उसके बाद खोंगशू मन मन यही सोचने लगते है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज पर बहुत ज्यादा गर्व करता था और अभी मुझे सभी लोग नौसिखिया समझ रहे हैं। और तभी घर का बेल बजता है और तभी इधर जियोरू कहने लगते है कि टीचर वापस आ गए हैं। और उसके बाद जियोरू टीचर के पास जाकर कहने लगे टीचर यही वो लड़का है मैंने आपको जिसके बारे में बताया था। तो तभी झांग उसे देखते कहने लगते कि हे हम लोग दोबारा से मिले। और टीचर भी उसे देखते बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहने लगते ये तुम ही हो। तो तभी इधर जियोरू कहने लगते टीचर क्या आप झांग सुआन को जानते हैं। तो तभी टीचर कहने लगते हैं कि हाँ मैं उसे अनदर मतलब अलग नाम से जानता हूँ, द गॉड ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जाना गया था। सिर्फ 1.3 मिलियन डॉलर से वो एक महीने में 150 मिलियन डॉलर जुटा लिए थे। और जब ये हेड्स फंड है जो एस्टेब्लिश है वो अभी वर्ल्ड में 1 नंबर पर है। वो वॉल स्ट्रीट का लेजेंड है, वो अपनी जितने भी संपत्ति है वो सारे के सारे गरीब बच्चों को दान कर देते हैं। और ये सुनते जियोरू मन में सोचने लगते कि वो उसने सारे के सारा चीज डोनेट कर दी। और इधर खोंगशू सुनकर ये कहने लगते कि गॉड ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में इंजू के और एक विला को दिखाया जाता है। वहीं पर एक व्यक्ति सोंग ताओ को ये कहने लगता है कि तुमने एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तभी इधर सोंग ताओ कहने लगते कि यंग मास्टर लिन किंग हान मतलब किंग जून की हस्बैंड ही ब्लेम मतलब दोषी है। वो लड़का सजू म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। और तभी ये आदमी इसका नाम है लिन, वो ये कहने लगते कि आर्टिस्ट है म्यूजिशियन। और तभी ये लिन हुई सोंग ताओ को गुस्सा होकर मारने लगता है और कहने लगती कि वो एक कुत्ता है, वो हमारा लिन फैमिली का एक कचरा है, ये तेरा लास्ट चांस है, मैं तुझे 1 वीक का समय देता हूँ। मुझे नहीं पता है कि तू कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लिन किंगजून का रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। तो उसके बाद वो सोंग ताओ भी कहते हैं कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर इंजू को दिखाया जाता है। वहीं पर मीचेन मौजूद होते हैं। मीचेन कहने लगती कि हे किंग हान अगर तुम ऐसी फिगर मतलब ऐसी ड्रेस पर जाओगे तो कोई भी तुम्हारी प्रोफेशन को मतलब संदेह कर सकता है। और आज वहाँ पर बॉस यार के फैंग बहुत सारे लोगों से घेरा हुआ है जो लोग उन लोगों के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। देखो तुम्हें कुछ हद तक दिखावा करना होगा, वो जो चाहे वो करना होगा। तो तभी किंगसूर कहने लगती कि कोई जानबूझकर लिन को टारगेट बना रहे हैं, बहुत सारे पार्टनर्स जो अपना फंड्स को विड्रॉ कर लिया है और यार की बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इस प्रोविंस पर। अगर मैं उसके साथ कोऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो हमारा लिन फैमिली शिफ्ट हो जाएगा। और इधर मीचन मन में यही सोचने लगती है कि किंग हान बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंस है, कॉर्पोरेशन डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो यूजू की बिजनेस कम्युनिटी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज का पूरा एग्जीबिशन एकदम उसकी तरफ ही था। और उसके बाद वो झांग को फोन करके ये बताता है कि झांग वन तुम कॉन्वर्सेशन सेंटर पर चले आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है फेंगसू। वहीं पर वो एक पेंटिंग की तरफ देखकर यही सोचने लगते है कि मैंने तो इस पेंटिंग को 3 साल पहले खरीदा है, तो यहाँ पर और एक पेंटिंग कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पर किंगजन चले आते। किंगजन आते कहने लगते कि प्रेसिडेंट फैंग। और तभी फैंग उसे देखते ही कहने लगते कि हे मिस लिन आप भी यहाँ पर हैं, आप भी इस एग्जीबिशन पर
आए हैं। तो किंग जुन कहने लगे प्रेसिडेंट फेंग मैं यहाँ पर कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो उसके बाद फेंग ये देखकर कहने लगते कि तुम्हारा प्लान प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसके बाद किंग जुन कहने लगे देखिए प्रेसिडेंट फेंग ये प्लान मतलब ये शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिटेबल नहीं है, ये लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है। तो तभी फेंग कहते थे कि प्रेसिडेंट आई एम सॉरी, मैं हमेशा से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जहाँ सोचता हूँ, कभी भी मैं लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता हूँ। तभी वहाँ पर किंग जुन कुछ कहने वाले होते थे, तभी वहाँ पर झांग चले आता है और झांग को देखते इधर किंग जुन मन सोचने लगती कि वो यहाँ पर क्यों है। और तभी वहाँ पर मीचेन चले आते, मीचेन आती गई थी कि किंग हन मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। तुम जानते हो कि फेंग झो के ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग के बारे में बहुत ज्यादा शौक है और झांग भी इसमें स्पेशलिस्ट है, तो तुम उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और ये सुनते इधर किंग जुन मनी मन यही सोचने लगती ये सब कुछ तो मैंने तैयार किया है, तो उस पेंटिंग के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। और उसके बाद झांग उस पेंटिंग को देखकर तारीफ करने लगता है कि ये टांग डायनेसिटी का है, लेकिन इंक का कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। और तभी वो प्रेसिडेंट फिंग कहने लगे लिटिल ब्रेकर मतलब तुम्हारा मतलब इस पेंटिंग को लेकर क्या है, ये क्या सचमुच मास्टर यान का है। तो तभी झाओ कहते कि येस एंड नो। और तभी वहां पर सॉन्ग था आ जाता है, सॉन्ग था आता है कि व्हाट इज येस एंड नो। और वो उसके बाद झांग को कहने लगते कि यार दिखावा करना बंद कर। तो तभी झांग कहते हैं कि अरे इतना जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर में बाद पता चल ही जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्ट एग्जीबिशन ऑक्शन को दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी कहते हैं कि वेलकम टू चैरिटी ऑक्शन। इस ऑक्शन से जितना भी ज्यादा पैसा आएगा उसका 80% मतलब 80% डोनेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद झांग किंग जून से ये कहने लगती कि वाइफ अगर आप प्रेसिडेंट फेंग के साथ कोऑपरेशन कर लेते हैं तो कंपनी का कितना फायदा होगा। तो तभी किंग जून कहने लगते हैं कि मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन प्रोस्पेक्ट तो होगा। अगर तुम उसके साथ डील करने मतलब प्रेसिडेंट फेंग के साथ डील करते हो तो तुम जितना पैसा चाहोगे मैं उससे तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनते झांग कहते कि ठीक है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और तभी वहाँ पर ऑक्शन पर उस पेंटिंग को लेकर आ जाता है और आते ही कहने लगते कि ये टांग डायनेसिटी का एक वेल लो वर्क है मास्टर ज्ञान का। ऑफिशियल लोगों ने इसका जांच किया है कि ये सच है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 100,000। आपका बिडिंग आप लोग शुरू कर सकते हैं। और तभी इधर वो प्रेसिडेंट फेंग मन मन ये देखकर सोचने लगते कि अच्छा तो 3 साल पहले जो मैं खरीदा था वो क्या फेक है, लेकिन उससे भी तो ऑफिशियली सर्टिफाइड है वो भी। और पीछे सारे के सारे लोग बिडिंग करते रहता है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट फेंग फिर सोचने लगते कि नहीं मुझे इसे खरीदना ही होगा और फिर वो भी 3.2 मिलियन से बिडिंग शुरू करता है। और तभी इधर झांग कहता है कि $5 मिलियन। और ये सुनते मीचेन और किंग जुन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते कि ये झांग क्या तू पागल है। और उसके बाद वो 5 मिनट में बिडिंग करने वाला आदमी कहते हैं कि 5 मिलियन गोइंग वंस गोइंग ट्वाइस। और तभी इधर फेंग मन मन ही सोचने लगता है कि इस पेंटिंग का कीमत लास्ट 4 मिलियन है, इसमें बिल लगाने का और कोई भी मतलब नहीं बनता है। और उसके बाद ये पेंटिंग बिक जाता है मतलब झांग ले लेता है। और इधर किंग जुन मन मन उसे देखकर ही सोचने लगती है क्या इसका पेंटिंग मतलब ये पेंटिंग खरीदने का यही कारण है कि वो इस पेंटिंग को खरीद कर प्रेसिडेंट फेंग को दे देगा। प्रेसिडेंट फेंग $500 मिलियन की बिजनेस डील पर ये छोटा सा एक कुछ मिलियन पेंटिंग से एग्री नहीं होगा। मीचर कहने लगते कि ओ माय गॉड किंग जून ये झांग वन क्या कर रहा है। और उसके बाद झांग उस पेंटिंग को फाड़ देता है और ये देखते बाकी सारे लोग कहने लगते कि ओ माय गॉड उसने $5 मिलियन की इस पेंटिंग को फाड़ दिया है, वो दौलत का दिखावा कर रहा है। और उसके बाद झांग फेंग के सामने जाकर ये कहने लगता है कि मिस्टर फेंग मुझे लगता है कि आपके घर में भी ठीक वैसा ही एक पेंटिंग है और आपको देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि आपको ये पता नहीं कि रियल कौन है ना। और इसके बाद इधर प्रेसिडेंट फेंग यही कहने लगते हैं कि तुमने $5 मिलियन स्पेंड किया है इसको खरीदने के लिए, तुम्हारा पर्पस यही है कि तुम मुझे ये दिखाओगे और मैं तुम लोगों की कंपनी के साथ कोऑपरेट कर लूंगा, क्या ये नहीं है। और उसके बाद फेंग मन ही सोचने लगते हैं कि देखो अभी सिर्फ एक ही पेंटिंग है तो इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर असली कौन है और नकली कौन है। तो तभी इधर झांग कहते कि हाँ आप हमारे जो पर्पस को पकड़ा है वो करेक्ट है लेकिन ये सिर्फ आधा करेक्ट है। तो तभी मिस्टर फेंग कहते हैं कि तो फिर मतलब हाफ के बारे में क्या और सेकंड हाफ क्या है। तभी झांग कहने लगते हैं कि आप लोग किसने बताया कि मैंने जो पेंटिंग फाड़ी है वो नकली है। और ये सुनते प्रेसिडेंट फेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाए। उसके बाद झांग फिर से कहता है कि आपके घर में जो पेंटिंग है विंटर प्लम उसके जो कलर है वो थोड़ा सा सिल्वर येलो है लेकिन इंक कलर भी डिग्निफाइड है इससे भी ज्यादा। तो ये सुनकर फेंग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये फेक है। तो तभी झांग कहते हैं कि नहीं ये दोनों ही रियल है। और ये सुनते ही मिस्टर फेंग का मुंह खोला का खोला रह जाता है और कहने लगते हैं कि व्हाट इज मीनिंग। तो उसके बाद झांग उसे आसान भाषा में यही मतलब मैं आप लोगों को आसान भाषा में यही समझाता हूँ कि जो वो टांग डायनेसिटी के मास्टर यान है इस पेंटिंग को 2 पेपर में, एक नॉर्मल पेपर एक राइस पेपर में, दोनों पेपर को एक साथ जोड़ के इसे बनाया था। लेकिन कुछ समय के बाद एक टैलेंटेड आदमी ने इसको 2 हिस्से में भाग दिया, मतलब उस पेपर को 2 हिस्से में कर दिया और उसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कलर का बना एक लाइट कलर का बना। इसका मतलब ये है कि दोनों ही एकदम असली है लेकिन आपसे आपके हाथ में जो चीज है वो इस दुनिया में सबसे एक नंबर ही है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक आइटम है। और इधर किंग जून इधर देखकर मन मन यही सोच रही थी कि वो झांग वन भले उसके साथ नेगोशिएट मतलब नहीं कर सकता है लेकिन वो मिस्टर फेंग को ऑफेंड भी नहीं कर सकता है। और तभी किंग जून वहाँ पर दौड़ कर आने लगते आते कहते कि प्रेसिडेंट फेंग ये मेरी हस्बैंड है झांग वन, वो जस्ट आपके सामने नॉनसेंस की तरह बातें कर रहे हैं,
आप प्लीज गुस्सा मत होइए। और तभी प्रेसिडेंट फैंग अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है और फिर झांग पर हाथ रखकर कहता है कि मिस्टर झांग, मैं अभी और भी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा इंटेलिजेंस इस एरिया पर बहुत ही अमेजिंग है, मैं सचमुच ये एडमिट करता हूँ। और उसके बाद मिस्टर फैंग प्रेसिडेंट लिन से यही कहने लगता है कि उन्होंने सच कहा या नहीं कहा, मैं इसे ढूंढने के लिए एक एक्सपर्ट को ढूंढूंगा, लेकिन मुझे ये यकीन है यानी कि बिलीफ है कि इस कमरे में मेरे सामने कोई भी नॉनसेंस की तरह बात करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। और इसके अलावा मिस्टर झांग एक ही नजर में पेंटिंग का ओरिजिन और मेरा दिल का उलझन को देख सकता है। मुझे ये बिलीव है कि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। और उसके बाद किंग जुन से यही कहने लगती है कि प्रेसिडेंट लिन, तुम्हारे पति ने मुझे जो लाभ दिया है उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और नेक्स्ट तुम मुझे वो लॉन्ग टर्म वाला लाभ बता, मतलब बेनिफिट के बारे में बता जो तुमने मुझे पहले बोला था। और उसके बाद किंग जुन के कुछ भी समझ में नहीं आती है और हाथ मिला लेती है और फिर मन ही मन झांग को देखकर यही सोचने लगती है कि वो झांग सचमुच इस कॉर्पोरेशन को सेटल कर दी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जब कार पर चले जाने लगता है तो तभी इधर किंग जुन कहने लगती है कि तुम उस चाइनीज पेंटिंग के बारे में इतना नॉलेज कहाँ से तुम्हें पता चला? देखो मिचेल हम लोगों के साथ नहीं है तो इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है, मुझे सच कुछ बताओ। और तभी इधर झांग हंसने लगते हैं तो तभी इधर किंग जुन कहने लगती है कि ये मत मुझे बताओ कि तुमने गूगल किया है, मुझे ये बात बताओ कि तुमने एक 5 बिलियन की पेंटिंग को सिर्फ इसलिए फाड़ने का साहस किया ताकि तुमने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा, इसीलिए मुझे ये बिलीव नहीं होगी। और उसके बाद झांग ये बताता था कि एक्चुअली जब मैं इस एग्जीबिशन पर आ रहा था, मतलब आया था, तब बहुत सारे एक्सपर्ट को इस पेंटिंग के बारे में मैं डिस्कस करते हुए सुना। तो ये सुनते किंग जुन कहने के ओह अच्छा तो ये ऐसा बात है, लेकिन झांग वन तुम इस टाइम एक अच्छा काम किए हो। तो ये सुनकर झांग भी खुश हो जाता है, कहता है कि थैंक यू वाइफ फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जब घर पे चले जाते हैं तभी किंग जुन कहने लगते कि झांग वन तुम पहले जाओ क्योंकि अभी मिस्टर फैंग के साथ जो कोऑपरेशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा कंपनी पर जाना हो गई। और उसके बाद झांग कार से उतरकर मन मन ही सोचने लगते है कि ये फर्स्ट टाइम है जब किंग जुन ने मुझे घर पे छोड़ दिया। और उसके बाद तभी झांग का फोन बजने लगता है, जब झांग फोन पकड़ते कहते कि चीजें कैसे चल रहा है। तो उधर से एक लड़की कहने लगती है कि जो गैंगस्टर ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि एक किंग स्ट्रेटजी ओरिजिनल वो लोग आए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम लोग डायरेक्टली उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दे? तो उसके बाद झांग कहता है कि तुम लोगों का ये मूव पूरा दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा, मुझे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन को भेजो, मैं खुद ही वहां पर जाऊंगा। और उसके बाद उसे उस इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 o'clock आफ्टरनून का समय को दिखाया जाता है सीन। वहीं पर हमें एक डांस बार को दिखाया जाता है, वहीं पर बहुत सारे लोग बैठा हुआ होता है। तो एक बंदा किसी एक व्यक्ति का सिगरेट जला कर देता है और कहता है कि हाँ ब्रदर, मैं रिसेंटली मुझे एक न्यूज मिला है कि कोई हमारा यूबी के क्लब के बारे में पूछ रहा है, मुझे ये परेशानी भरा लग रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा होता था, इसे लेपर्ड हॉयहेड कहता है। तो ये बंदा कहता है कि इसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत कर देता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और तभी और एक बंदा यानी कि इसे 3 एम्पायर कहा जाता है, ये बंदा कहता है कि ये कोई नॉर्मल यानी कि सिंपल बात नहीं है, कहा जाता है कि यहाँ पर ब्लैक शैडो भी है, मतलब ब्लैक थंडर। तभी वहाँ पर और एक हिट होता है व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि क्या तुम अंडरग्राउंड की एक प्रोविंस के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो? और तभी वहाँ पर वो लेपर्ड हेड कहने लगती कि ये हमारा इंजू सिटी है और यहाँ पर किंग टेरिटरी है, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ब्लैक थंडर आ सकता है। और तभी वहाँ पर अचानक से दरवाजा खोलते कोई आ जाता है, तो ये लोग देखकर कहने लगते कि हे कौन है? और तभी हम लोग वहाँ पर झांग को देखता है, तो झांग लोग कहता है कि हे तुम सभी लोग एक ही साथ पर हो। और तभी वहाँ पर कोई लोग लड़का होता है, तो वो लोग कहने लगते कि पिछली बार इस बच्चे को मारने के लिए हमें कोई मिशन रिसीव हुआ था। और तभी वहाँ पर वो थंडर कहने लगते कि हे लड़का, तेरा इतना हिम्मत कैसे हो कि तू यहाँ पर अकेले आ गया, मतलब तुझे कौन हिम्मत दिया? उसके बाद झांग उन लोगों की तरफ जाकर कहते कि ब्रो ये मेरा खुद का ही साहस है। और ये सुनते वो लोग चिल्ला कर कहने लगते कि ये बहुत ही ज्यादा अहंकार है, जाओ और उसे खत्म कर दो। और बाकी सारे लोग जब उसे मारने के लिए जाता है, मतलब वो लेपर्ड हेड जब मारने के लिए जाता है, कहते हैं कि इस लड़के का साहस तो मानना पड़ेगा है, लेकिन इसका एबिलिटी इतना भी ज्यादा नहीं है। और इधर झांग खड़ा होकर कहने लगते इन लोगों को कोई भी सेल्फ नॉलेज नहीं है। और जब उस लड़का मारने के लिए आता है, झांग उसे एक जोर का पंच मार देता है और लड़का वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो मन मन यही कहने लगते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो मन मन ये भी सोचने लगते कि इवन मैं ये भी नहीं देखा कि उसने मुझे कब हिट किया। और उसके बाद उन लोगों के हेड चिल्ला कर कहने लगते कि उसे पकड़ो मेरे लिए। और वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाता है उसे मारने के लिए। और झांग इन सभी लोगों को एक एक करके भाई धोने लगता है और सब लोग हवा में उड़ने लगता है, भाई एकदम फिल्म की तरह मारने लगता है। और ये देखकर वो दोनों आदमी एक दूसरे को पकड़ कर मतलब उन लोगों का पसीना निकलने लगता है और इधर चिल्ला करके मतलब यही सोचने लगते है कि इस यूबी क्लब में 100 भी ज्यादा लड़का है, फिर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये डेविल है, एक डेविल। और उसके बाद झांग उन लोगों के करीब आकर कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ डील करने के लिए किसने कहा है, मुझे ये बता दो, मैं तुम लोगों को अकेले छोड़ दूंगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा कहने वाला होता है, तो उन लोगों को जो हिट होता है वो उसके मुंह को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है
कि देखो हम लोग इस यूनिवर्सिटी में 10 साल से है और हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कानून बताते हैं, मतलब रूल्स बताते हैं। और ये सुनते ही झांग कहते कि ओ अच्छा सेलिब्रिटी, तो फिर तुम लोग मरो। और तभी झांग जब मुक्का मारने वाला ही होता है तो उसके नाक के सामने जाके उसका मुक्का रुक जाता है और तभी पीछे पुलिस ऑफिसर आ जाता है। आगे उन लोग फायर करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में फाइटिंग हुआ है। तभी वहाँ पर जो लेडी ऑफिसर होती है उसे देखकर एक गुंडा कहने लगती है कि थैंक यू ऑफिसर आपको यहाँ पर आने के लिए, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए। और वो लेडी ऑफिसर इन लोगों को देखकर कहने लगती है कि व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। और इधर झांग इन लोगों को देखकर छुपे रहता है और सोच मतलब अकेले में कहने लगता है कि ये लड़की हर वक्त एक जगह पर चले जाती है। और तभी अचानक से झांग का फोन बजने लगता है कि जिंगल बेल। और झांग ये देखकर सोचने लगते है कि क्या उसने मुझे देख लिया है। और वो फोन पकड़ते कहने लगते कि हे झांग तुम कहाँ हो। तो झांग कहते कि मैं तो घर पर हूँ, क्या हुआ पुलिस ऑफिसर। तो तभी वो लेडी ऑफिसर कहने लगती कि सचमुच मैं अभी बहुत बड़ा स्केल में फाइटिंग देखी, मैं बेटर होगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो तभी झांग कहते कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया है। और ये कहते कहते झांग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 7 o'clock द इवनिंग का समय देखा जाता है। वहीं पर झांग और किंगजुन खाना खा रही होती है और ये देखकर मतलब झांग मन मन ही सोचने लगते है कि मैंने जो कड़ी मेहनत की है वो मतलब बेकार में नहीं गई, क्योंकि किंगजुन की एटीट्यूड मेरे ऊपर और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। और इधर मीचन झांग को देखकर मन मन ही सोचने लगते कि हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा झूठा है लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद मिले, चलो भी इसके बारे में भूल जाओ। अगर वो ईमानदारी से उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करे तो मुझे एक्सपोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है उसे। और उसके बाद किंगजुन फिर से झांग को ये कहने लगते कि झांग वन क्या तुम कल मेरे साथ एक बुजुर्ग की बर्थडे पार्टी में लियोने आ सकते हो मेरे साथ। तो ये सुनकर झांग कहते हैं ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कौन है। तो तभी किंगजुन कहने लगती है कि वो मेरे ग्रैंडफादर की जीवन भर के परिचित है और ऑल्सो उसे साउंड्स के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इस 10 सेकंड मॉर्निंग को दिखाया जाता है। वहीं पर वो लोग कार लेकर उस जगह पर चले जाता है। वहीं पर झांग और किंगजुन के हम लोग एक ही साथ देखते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का होता है, उस लड़के का मतलब ये लड़का है चिन सेकंड ग्रैंडसन। और वो किंगजुन के साथ झांग को देखकर मन मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और यही कहने लगते है कि लिन किंगजुन के आसपास कोई लड़का क्यों है। और तभी वहाँ पर लिमुई चले जाती है। लिमुई आती कहने लगती कि चिन शाओ ये लड़का हमारा सॉन्ग मतलब लिन फैमिली का दामाद है, तुम उसे एनी टाइम किक कर सकते हो। तो तभी चिन शाओ उसे पूछता है कि आप कौन हैं। तो लिनवुई कहने लगती है कि मैं हूँ जिया लिनवुई, किंगशान कजन, मैं आपके मतलब चिन शाओ के साथ काम करना चाहता हूँ। और ये सुनते वो चिन कहते कि ओह कॉर्पोरेशन। और उसके बाद वो लिनवुई फिर से कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा खजाना है ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और तुम्हें वो पोजीशन इजीली से मिल जाएगा। और इधर चिन भी ये देखकर ही कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और उसके बाद वो पर एक लड़की मतलब लेडी आ जाती है, कहते कि एवरीवन सभी लोग बैंक में आ जाइए। तो गाइस ये आदमी कौन है और के गिफ्ट वो लोग देगा ये हम लोग अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं।